Welcome back again on my YouTube channel Literature Word. I am Harpreet Singh Brar, UGC NET qualified from district हनुमानगढ़ of राजस्थान स्टेट। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा फ्रांसिस बैकन का लिखा हुआ एसे ऑफ ट्रुथ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। पोइट्री सेक्शन के अंदर आपकी लगभग पोइट्री कंप्लीट हो चुकी है, एक पोइम आपकी बची हुई है। प्रोज सेक्शन के अंदर हमने प्रोज फर्स्ट के अंदर टीएस इलियट का एक ऐसे कवर कर लिया। आज हमारी ये वीडियो नंबर सेकंड रहेगी प्रोज सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर हम फ्रांसिस बैकन का ऑफ ट्रुथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हिंदी के अंदर। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, की पॉइंट्स क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ओवरव्यू मैं देना चाहूँगा ताकि आपको पहले ही क्लियर हो सके कि इस वीडियो पर जो भी आप 1 घंटा 2 घंटा स्पेंड करोगे आपको मैटर कौन सा मिलने वाला है। देखिए, ऑफ ट्रुथ को मैंने डिटेल के अंदर स्टडी किया, जिसके बारे में मैंने टेलीग्राम पर भी बताया था कि मैं टॉपिक्स को कैसे कवर करता हूँ। उसके आधार पर आप एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई मेरी जो वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। तो पीडीएफ जो मैंने रेडी की है आप देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन की कि इसका टाइटल क्या है, इसको पब्लिश कब करवाया गया, टाइप ऑफ ऐसे, नेचर ऑफ ऐसे, स्टाइल क्या है, मेजर कंसर्न कौन कौन से हैं, और एक शॉर्ट के अंदर ब्रीफ के अंदर फ्रांसिस बैकन के बारे में कुछ नए फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। नेचर ऑफ ऐसे को हम डिटेल के अंदर देखेंगे क्योंकि फ्रांसिस बैकन के इस ऐसे को पढ़ने के लिए फ्रांसिस बैकन किस प्रकार के ऐसे से लिखते थे वो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे स्टाइल की कि भाई ये ऐसे किस प्रकार का है, उसमें भी हर एक पॉइंट मैं आपको अलग से समझा दूंगा। फिर हमारी रहेगी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो मेन पार्ट है। समरी आप लोगों ने बहुत से अलग अलग वीडियोस से देख चुके होंगे, बट बात करें लाइन टू लाइन की, लाइन टू लाइन का मतलब कि एक वर्ड टू वर्ड, और वो भी पूरा एक्सप्लेन करते हुए। ऐसा नहीं कि जस्ट एक ट्रांसलेशन रहेगा कि वर्ड का आपको ट्रांसलेशन बता दिया, उसको मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ये ऐसे बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। पहले पहले मैंने जब इसको स्टडी किया मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड लगा, बट मैंने फिर आराम से इसको स्टडी किया तो अब मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये ऐसे है। तो हम हर एक लाइन को देखेंगे, फिर हम लास्ट के अंदर देखेंगे इसकी शॉर्ट समरी, और लास्ट में पॉइंट नंबर 7 हमारा रहेगा कंक्लूजन। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जस्ट नॉट फॉर शो ऑफ, जस्ट ओनली फॉर डैट यू कैन अंडरस्टैंड द ट्यूटर हु इज़ टीचिंग यू, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपको पढ़ा रहा है उसके पास खुद के पास कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज कोई अचीवमेंट है या फिर नहीं है। चलिए बात करते हैं अब टेलीग्राम की, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ का रहता है कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल लिटरेचर वर्ड बाय ब्राड, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है लिटरेचर वर्ड बाय ब्राड, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ पर भी ना मिले, आपका वर्क ना करे वो लिंक, तो आप सिंपली चैनल पर टेलीग्राम पर आकर सर्च करोगे तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा फिर भी आपकी कोई और इंक्वायरी है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम आईडी, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। आप यहाँ पर भी जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो। अगर फेसबुक यूज़ करते हो तो ये मेरी फेसबुक आईडी है, यहाँ पर भी आप आकर मेरे को फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई इंक्वायरी आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इस ऐसे की। ऑफ ट्रुथ बाय फ्रांसिस बैकन। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर पहला पॉइंट है टाइटल। टाइटल है ऑफ ट्रुथ, यानी कि सच के बारे में, सच क्या है उसके बारे में ये ऐसे है।
एसेस्ट यानी कि इसको लिखने वाले हैं फ्रांसिस बैकन, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसेस। और फादर ऑफ एसेस किसे कहा जाता है? मॉन्टेन को। और प्रिंस ऑफ ऐसे किसे कहा जाता है? चार्ल्स लैम्ब को। ये तीनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो कि फादर ऑफ ऐसे कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कौन है, और प्रिंस ऑफ ऐसे किसे माना जाता है। इस ऐसे को पहली बार, इसका जो ऑथोरिटेटिव वर्जन था वो 1625 के अंदर आया, जो कि फाइनल वर्जन था। मतलब अब सिंपली पूछा जाए कि इस वर्क को, इस ऐसे को कब पब्लिश करवाया गया, तो आपका आंसर रहेगा 1625। बट इस ऐसे को फ्रांसिस बैकन की पहले ऑलरेडी 2 कलेक्शंस ऐसेस के आ चुके थे। जैसे कि इनका पहला कलेक्शन आया था 1597 के अंदर, जिसके अंदर 10 ऐसेस थे। उसके अंदर भी इसका शॉर्ट वर्जन था इस ऐसे का। फिर जो सेकंड कलेक्शन आया ऐसेस का 1612 के अंदर, उसके अंदर भी शॉर्ट वर्जन था, बट फुल वर्जन नहीं था, फाइनल वर्जन नहीं था। फाइनल वर्जन इसका 1625 के अंदर आया। इसलिए आप ये कह सकते हो कि फाइनली इस ऐसे को पब्लिश करवाया गया 1625 के अंदर। एक एक बात को नोट करते जाना, क्योंकि एक एक वर्ड यहीं से अब इम्पोर्टेंट होने लग जाएगा इस ऐसे को फुली डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करने के लिए। टाइप ऑफ ऐसे, ये जो ऐसे आप पढ़ने जा रहे हो ऑफ स्टडी, ये किस प्रकार का ऐसे है? तो ये 2 प्रकार के ऐसे की कैटेगरी में रखा जा सकता है इस ऐसे को, फिलोसफिकल ऐसे और मॉरल ऐसे। फिलोसफिकल एसेस क्यों, कौन से एसेस होते हैं? फिलोसफिकल एसेस के अंदर ऐसे एसेस को रखा जाता है जिनके टॉपिक के अंदर ये बात की जाती है कि भाई फिलोसफी के नज़रिए से, जैसे कि इसका मेन थीम क्या है? सच। सच क्या है? झूठ क्या होता है? सच और झूठ का आपस में संबंध क्या है? सच का ईश्वर से संबंध क्या है? कुछ इस प्रकार के सवालों के साथ में ये ऐसे डील करता है, इसलिए ये फिलोसफिकल ऐसे है। मोरल ऐसे यानी कि नैतिक ऐसे, क्योंकि ये ऐसे का जो मेन थीम है सच्चाई, सच। ये बताता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, और आप अपनी लाइफ के अंदर सच और झूठ के अंदर फ़र्क कैसे कर सकते हो, सच को कैसे अपना सकते हो। ये 2 प्रकार के मोरल नैतिक मैसेज आपको देता है, इसलिए ये ऐसे मोरल ऐसे है। यानी कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये ऐसे फिलोसफिकल मोरल ऐसे तो है, बट फिलोसफिकल क्यों है और मोरल ऐसे क्यों है, वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेचर ऑफ द ऐसे, ये रिफ्लेक्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव है, डील करता है ट्रुथ को, थियोलॉजिकल यानी कि धार्मिक शास्त्र आप कह सकते हो, फिलोसफिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यानी कि जो मेन टॉपिक है सच, सच को थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर और सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताया गया है। डिटेल के अंदर मैं आगे बात करूंगा इस पॉइंट की, आगे मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर एक शॉर्ट पॉइंट है कि आपको ये याद रखना है कि इसका नेचर क्या है। अब बात करें इस ऐसे की स्टाइल की, यानी कि शैली। फ्रांसिस बैकन ने इस प्रकार इसको लिखा किस प्रकार से है, कौन सी शैली का यूज़ किया है। ये शैली असल में, ये स्टाइल फ्रांसिस बैकन का ही है। इस ऐसे के जरिए आपके बाकी इनके ऐसेस को आप समझ सकते हो। एफोरिस्टिक यानी कि ये वर्ड निकला है एफोरनिज्म से। एफोरनिज्म यानी कि कम शब्दों के अंदर गहरी बात कहना। शॉर्ट पॉइंटेड स्टेटमेंट्स, काफ़ी शॉर्ट फ्रेजेस आपको मिलेंगे, सेंटेंस शॉर्ट मिलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस मिलकर एक लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग सेंटेंस बना दिए, फिर तो बहुत ज़्यादा एलेबोरेशन देखने को मिल जाता आपको। इसलिए जो फ्रेज हैं वो अपने आप में बहुत गहराई का मीनिंग रखते हैं, और यही कारण है कि भाई हमें ये समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यार एक सेंटेंस आपको अगर उसको फुली एक्सप्लेन करके समझाया जाए तो हमें लगता है कि ये तो समझना इजी है, बट ऐसा फ्रांसिस बैकन ने किया नहीं और ये करते भी नहीं है। इनके सेंटेंस तो लॉन्ग होगा, बड़ा सा सेंटेंस होगा, बट सेंटेंस के अंदर शॉर्ट शॉर्ट क्लॉज होंगे, सॉरी आपका फ्रेज होंगे,
उन फ्रेजेस को ही आपको एज ए सेंटेंस के रूप में एलेबोरेट करना होगा उनको मीनिंग को समझने के लिए। कंडेंस एंड प्रिसाइज, अब ये कंडेंस यानी कि शॉर्ट के अंदर काफ़ी बड़े वर्क को जैसे आप कंसाइज कर देते हो, शॉर्ट कर देते हो ना, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रिच इन एल्यूजन्स, बहुत सारे रेफरेंसेस यूज़ किए गए हैं, मेटाफर यूज़ किए हैं, लैटिन फ्रेज भी यूज़ किया है। ऑब्जेक्टिव है, ये पॉइंट नोट करना कि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। यानी कि सच के बारे में फ्रांसिस बैकन ने भावनाओं में आकर बात नहीं कही, जो मन में है वही बोल दिया, बल्कि ऑब्जेक्टिव रहकर बातें की है, बताया है कि भाई सच क्या है, उसको एनालाइज किया है, यानी तर्क देख के समझाया है कि सच है तो सच के क्या फ़ायदे हैं, झूठ है तो झूठ के क्या नुकसान हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ सच के बारे में लिखा है कि सच ये है, सच ये है, ऐसा नहीं। सच क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं, लॉजिक देकर, तर्क देकर समझाया है। डायडेक्टिक, डायडेक्टिक क्या होता है, मतलब कि इसके अंदर फ्रांसिस बैकन डांटते नहीं हैं और ना ही कोई उपदेश की तरह उपदेश देते हैं, बल्कि समझाते हैं गुरु के जैसे, टीचर लाइक नॉट प्रीचर लाइक। मतलब बात वही है, जैसे अगर किसी से पूछा जाए कि भाई सच क्या है, कोई बंदा अपने उपदेश दे दे, भाई सच ये है, सच ये है, वो तो उपदेश हो गए। एक डांट कर समझाए कि भाई सच ये है, दोनों ही प्रकार नहीं है, बल्कि यहाँ पर समझाते हैं प्यार से, जैसे कोई गुरु समझाता है भी भाई सच क्या है। मेजर कंसर्न इस ऐसे के अंदर नेचर ऑफ ट्रथ, यानी कि ट्रथ का नेचर दिखाया है कि सच किस प्रकार का होता है। ह्यूमन टेंडेंसी टू लाई, इंसान का जो नेचर है झूठ बोलने का, इंसान झूठ क्यों बोलता है, क्यों इंसान को झूठ बोलना पसंद है, ये भी इसके अंदर बताया गया है। मोरल एंड डिवाइन वैल्यू ऑफ ट्रुथ, सच की नैतिकता और डिवाइन वाली, देवीय वाली वैल्यू क्या है, ये बताई गई है। ट्रुथ इन प्राइवेट लाइफ एंड सिविल बिजनेस, प्राइवेट लाइफ के अंदर सच किस प्रकार से काम करता है, लोग सच को किस एंगल से देखते हैं प्राइवेट लाइफ के अंदर, और बिजनेस लाइफ के अंदर सच को किस एंगल से देखा जाता है, किस प्रकार से यूज़ करते हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। पॉइंट नंबर 2 अबाउट फ्रांसिस बैकन, फ्रांसिस बैकन के बारे में। फ्रांसिस बैकन जिनका जन्म 1561 के अंदर हुआ और डेथ इनकी 1626 के अंदर हुई, ये इनका टाइम स्पेन है। वॉज ए फेमस इंग्लिश फिलोसफर, एसिस्ट एंड स्टेट्समैन, यानी कि ये फिलोसफर भी हैं, एसिस्ट भी तो है ही, हम इनका ऐसे पढ़ रहे हैं, और ये स्टेट्समैन भी हैं, यानी कि सरकारी नौकरी कर चुके हैं। He served as Attorney General and later as a Lord Chancellor of England under King James I. किंग जेम्स फर्स्ट के अंडर ये अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और लॉर्ड चांसलर भी रह चुके हैं। बैकन इज नॉन एज द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। अब ये वर्ड को समझो कि एम्पिरिसिज्म क्या है। एम्पिरिसिज्म का मतलब प्रैक्टिकल, यानी कि फ्रांसिस बैकन ये मानते थे कि जो भी ज्ञान आपको मिलता है ना, सिर्फ कल्पना ही कुछ नहीं होती, इमेजिनेशन ही सब कुछ नहीं होता, बट कि जो चीज़ आप प्रैक्टिकल करते हो, ऑब्जर्व करते हो, रियल लाइफ के अंदर करते हो, असल में वो होती है नॉलेज। इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। जैसे अभी सच की बात करेंगे, ये हमारा ऐसे है, तो ये सिर्फ सच बताते नहीं कि सच ये है, सिर्फ कल्पना कर लो, इमेजिन कर लो, बल्कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे कि भाई ऐसे ऐसे होता है। इसलिए ये इनको इनको कहा जाता है फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। और जब मैं इस ऐसे को पढ़ रहा था तो एम्पिरिसिज्म के बारे में मैंने अलग से आपको टेलीग्राम पर भी बताया था, बट वही बात है कि फ्रांसिस बैकन की लैंग्वेज के अंदर कहा जाए, सच तो यही है कि लोग सच को जानना ही नहीं चाहते। वो आपको सच बता दिया कि इसको पढ़ लो, वहाँ पे कोई नहीं पढ़ रहा, और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को कोई सुनना नहीं चाहता। एंड ए फाउंडर ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, देखो इन्होंने बात की प्रैक्टिकल की, ऑब्जर्वेशन की, तर्क की, लॉजिक की। अब यही चीज़ें हम आज मॉडर्न साइंस के अंदर देखते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है ए फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। अगला पॉइंट है कि इन्होंने एम्फेसाइज किया था इंडक्टिव रीजनिंग पर। इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि एग्जाम्पल टू रूल,
यानी कि पहले एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल कैसे आएगा, रियल लाइफ से, प्रैक्टिकल से, उसके बाद में रूल होने चाहिए, ना कि पहले रूल। क्योंकि रूल क्या होंगे, रूल तो जस्ट, रूल का मतलब जस्ट इमेजिनेशन है, कल्पना है, बट फ्रांसिस बैकन तो ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द स्टडी ऑफ नेचर, he played an important role in the scientific revolution by promoting scientific inquiry। अब और चीज़ याद ना रखो तो बस दिमाग में ये रख लेना, अगर लिटरेचर में पूछा जाए कि भाई ऐसा कौन सा प्रोज राइटर जिसने आज के साइंटिफिक इंक्वायरी को पहले यूज़ कर लिया था, तो वो नाम आएगा फ्रांसिस बैकन का। बैकन ने टोटल 58 ऐसेज लिखे, 58 ऐसेज लिखे, वैल्यूड फॉर देयर ब्रेविटी, यानी कि संक्षिप्तता का यूज़ करते हैं, विजडम का यूज़ करते हैं, बुद्धि का, एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस। और सबसे खास बात की इनके ऐसे के अंदर प्रैक्टिकल गाइडेंस होती है। जब ऐसे को पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। हिज एसेज डील, इनके एसेज डील करते हैं विद ट्रुथ, सच्चाई के साथ में, मोरालिटी, नैतिकता के साथ में, ह्यूमन नेचर, इंसान की प्रकृति के बारे में, एंड सोशल कंडक्ट, यानी कि समाज के अंदर उनका उन टॉपिक्स का क्या यूज़ है ये बताते हैं इनके एसेस। ही बिलीव्ड दैट नॉलेज शुड बी यूजफुल एंड शुड इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कि फ्रांसिस बैकन ये मानते थे कि जो आपकी नॉलेज होनी चाहिए ना, नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो कि यूज़फुल हो सके, रियल लाइफ में जो काम आ सके, और जो आपकी इंसान की लाइफ को इम्प्रूव कर सके, ऐसी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ऐसी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं जस्ट जो आपके पास है और आपकी लाइफ को इम्प्रूव ही नहीं कर रही। जैसे अभी आप इस ऐसे को पढ़ोगे, अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई इस ऐसे को पढ़ने की, अब भले फिर आप ये कहते रहना कि मैंने फ्रांसिस बैकन को पढ़ रखा है, अगर पढ़कर इनको रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली नहीं किया तो फिर पढ़ने का फ़ायदा नहीं। और यही कारण था कि मैंने आपको टेलीग्राम पर बड़े बड़े लेक्चर दिए, मतलब कुछ बातें लिख के भेजी थी कि इनको पढ़ो, कि मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि फ्रांसिस बैकन को पढ़ रहा हूँ तो इसको रियल लाइफ में अप्लाई करूँ और आपको भी बताऊँ। खैर, ओनली कुछ जेन्युइन पर्सन ही होते हैं जो ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं। टेलीग्राम पर भी बहुत कम लोग ही पढ़ते हैं, पीडीएफ के लिए ज़्यादा जुड़ते हैं कि जस्ट पीडीएफ मिल जाए। खैर भाई, ये भी एक सच्चाई है। और फ्रांसिस बैकन खुद इसके अंदर कहेंगे कि सच पता है क्या है, सच को लोग जानना ही नहीं चाहते क्योंकि सच कड़वा होता है, सच सच्चाई दिखाता है, बल्कि लोगों को झूठ पसंद है क्योंकि झूठ अच्छा होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपको सच बता दिया कि सच तो भाई ये है कि मैंने वो चीज़ें पढ़ के आपको बता दी, बट उसको आप मानोगे नहीं। अगर तो आप मानते हो तो ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो आप कहोगे ऐसे बकवास है और कुछ भी नहीं है, ऐसे टेलीग्राम पर लिखते रहते हैं। बस यही कारण है कि सच को लोग मानना नहीं चाहते। नेचर ऑफ ऐसे जिसकी मैं बात कर रहा था, अब यहाँ पे एक एक वर्ड देख लेना। फ्रांसिस बैकन को टोटली स्टडी आप यहाँ पर कर सकते हो इस ऐसे के साथ में। अब सबसे ये पहला पॉइंट था कि इस ऐसे का जो नेचर है वो रिफ्लेक्टिव है। रिफ्लेक्टिव क्यों है, रिफ्लेक्टिव क्या होता है? ऐसे, ये एक रिफ्लेक्टिव ऐसे का नेचर है बिकॉज बैकन मेडिटेट डीपली ऑन द मीनिंग, वैल्यू एंड रोल ऑफ ट्रुथ इन ह्यूमन लाइफ। क्योंकि इस ऐसे के अंदर फ्रांसिस बैकन इंसानी जीवन के अंदर सच का मीनिंग क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और उसका रोल क्या है, इस पर गहराई से चिंतन करते हैं। मतलब सिर्फ सरफेस लेवल पर बताते नहीं है कि भाई ट्रुथ का ये मीनिंग है, ये इसकी वैल्यू, ये इसका रोल है, बल्कि गहराई से एक एक पॉइंट का चिंतन करते हैं। बस वो चिंतन आप यहाँ पे लगा लो कि आपको इस ऐसे में समझने के लिए लगाना है। आर्ग्यूमेंटेटिव, यानी कि तर्क किए गए हैं, बिकॉज ही स्पोर्ट्स हिज व्यूज विद लॉजिक, एग्जाम्पल्स, रिलीजियस रेफरेंसेस एंड फिलोसफिकल ओपिनियन। क्योंकि यहाँ पर जो बैकन का जो तर्क है सच के बारे में, वो स्पोर्ट उसको समझाते हैं लॉजिक के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में, और रिलीजियस रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं, धार्मिक रेफरेंसेस का, और फिलोसफिकल ओपिनियन देते हैं। इसलिए ये आर्गुमेंटेटिव है। आर्गुमेंट जैसे बहस की जाती है।
ट्रुथ इन 3 कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर सच को 3 कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया है। जैसे कि पहला थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, थियोलॉजिकल यानी कि धर्म के अंदर, धार्मिक शास्त्र के अंदर सच क्या है। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि ट्रुथ इज एसोसिएटेड विद गॉड, कि सच है वो भगवान से जुड़ा हुआ है। क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट इज प्रेजेंटेड एज अ लाइट दैट लीड्स ह्यूमैनिटी आउट ऑफ डार्कनेस, कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनको एज ए लाइट के रूप में दिखाया था, जो इंसानों को अंधकार से निकालने के लिए आते हैं, वो सच है। लव ऑफ ट्रुथ बीइंग ब्रिंग्स ह्यूमन बीइंग्स क्लोजर टू गॉड, अगर कोई इंसान सच से प्यार करता है तो ये चीज़ उसे भगवान के पास लेके जाती है, यानी कि सच पर चलना, भगवान के साथ चलना। तो सच को थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में समझाया गया है। दूसरा, फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया है। बैकन डिस्कस द यूनिवर्सल नेचर ऑफ ट्रुथ बियॉन्ड लोकल कस्टम्स एंड मोरालिटी, यानी कि इस ऐसे के अंदर फ्रांसिस बैकन सिर्फ लोकल कस्टम्स में ही सच की बात नहीं करते, बल्कि यूनिवर्सल नेचर दिखाते हैं सच का। यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लेटो का, ही रेफर टू प्लेटो हु रिजेक्टेड पोइट्री एज ए फॉल्सहुड वेनम डेमनम। प्लेटो का रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है। प्लेटो जिन्होंने पोइट्री को रिजेक्ट किया, मतलब जिन्होंने ये कहा कि पोइट्री झूठ नहीं है, पोइट्री के इस पक्ष को रिजेक्ट किया। एंड एरिस्टोटल, अरस्तु की बात करते हैं, हु डिफाइंड पोइट्री एज द क्रिएटिव पथ ऑफ ट्रुथ। तीसरा है सोशल या फिर कह लो सिविल कॉन्टेक्स्ट क्या है। बैकन एग्जामिन ट्रुथ इन सिविल बिजनेस एंड सोशल लाइफ, ए मिक्सचर ऑफ falsehood may sometimes be tolerated for convincing but lower moral purity like alloy mixed with gold। सिंपली यार आपको मैं समझाता हूँ कि हमारे समाज के अंदर क्या है कि हम थोड़े बहुत झूठ बोलते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत झूठ बोलने से क्या है, हमारी बात थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रांग लगने लग जाती है कि भाई हाँ यही सच है। तो अपनी बात को सच्चा दिखाने के लिए, पक्का दिखाने के लिए जो समाज में लोग छोटे मोटे झूठ का सहारा लेते हैं, तो वो समाज के अंदर सच की क्या किस प्रकार से यूज़ होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि जिस प्रकार से जो सोना होता है, चांदी होती है, वो प्योर अगर लोगे तो वो मुलायम होता है, उतना कठोर नहीं होता। बट बीच में अगर कोई तीसरी धातु उसमें मिला देते हैं ना, जैसे सोने के अंदर तांबा मिला देते हैं, तो वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब कोई बंदा बात अपनी रखता है, अगर सीधी सीधी साफ साफ बात रखेगा तो उसमें उतना वजन नहीं होगा, हालांकि वो प्योर होगी। बट अगर थोड़ा सा बीच में झूठ का तड़का लगा देगा तो फिर उसकी बात में वजन सा आ जाएगा, लोगों को ज़्यादा यकीन होगा। बट यहाँ पर फ्रांसिस बैकन ये बात बताते हैं कि भले ही आपका वो अब जो बात आपने रखी वो पक्ष बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका है, बट नैतिकता के रूप में आप एक झूठे इंसान बन जाते हो, क्योंकि आपकी वैल्यू गिर जाती है। स्टाइल ऑफ ऐसे, ये किस प्रकार का ऐसे है। एफोरिस्टिक स्टाइल जिसकी मैंने बात की थी, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ बैकन स्टाइल इज द एफोरिस्टिक नेचर। फ्रांसिस बैकन मोस्टली अपने एसेस के अंदर इस प्रकार के स्टाइल का यूज़ करते हैं, यानी कि शॉर्ट शार्प स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसिंग प्रोफाउंड ट्रस्ट ट्रस्ट, यानी कि कहूँ तो कम बातों के अंदर गहरी बातें। कंडेंस्ड एंड प्रिसाइज, द ऐसे इज एक्सट्रीमली कंसाइज, बहुत ही छोटा कर दिया गया है। एवरी सेंटेंस इज लोडेड विद मीनिंग, हर एक सेंटेंस में बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हैं, गहरे गहरे, जिनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। एंड देयर इज़ नो अननेसेसरी एलोबोरेशन, तो ऐसे बेफालतू मुद्दों को खींचा नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया, बस जितनी की बात है उतनी की बताई गई है। बट अगर आपको मैं उस तरीके से पढ़ाऊँ, जितनी बात बताई उतनी बताऊँगा ना, फिर अपने समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लिखने वाला फ्रांसिस बैकन है और अपने फ्रांसिस बैकन नहीं भाई। यूज़ ऑफ एल्यूजन्स मेटाफर लेटिन फ्रेज, जैसे कि एल्यूजन यूज़ किए गए हैं बाइबल के, जैसे कि पहला रेफरेंस ही यहाँ पर दिया जाएगा पॉनिथस पाइलेट का, जीसस क्राइस्ट का, प्लेटो का, एरिस्टोटल का, मॉन्टेंग का। मॉन्टेंग कौन थे? वही जिन्हें फादर ऑफ एसेज कहा जाता है। मेटाफर की बात की जाए तो लाइट एंड डार्कनेस एज ए मेटाफर यूज़ किए गए हैं। पर्ल एंड डायमंड यानी कि मोती और हीरा, गोल्ड एंड अलॉय, ये एज ए मेटाफर यूज़ किए गए सच को बताने के लिए। लैटिन फ्रेज यहाँ पर यूज़ हुआ वेनम डायमनम, यानी कि वाइन ऑफ डेविल, यानी कि राक्षस की शराब।
ये किसके लिए यूज़ हो वो हम आगे लाइन टू लाइन में देखेंगे। 4 नंबर पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, एनालिटिकल एंड डायडेक्टिक टोन। बैकन राइट्स ऑब्जेक्टिवली एंड एनालिटिकली, एग्जामिन ट्रुथ रैशनली रेदर देन इमोशंस। यानी कि यहाँ पर जो टॉपिक है ट्रुथ, उसको फ्रांसिस बैकन तर्क के रूप में समझाते हैं, ना कि भावनाओं में बहकर। हिज टोन इज डायडेक्टिक, ही टीचेस लाइक ए फिलोसफर और गाइड। यानी कि फ्रांसिस बैकन एक फिलोसफर के जैसे, गाइड के जैसे टीच करते हैं। नॉट लाइक ए प्रीचर गिविंग सरमन्स, बट ऐसे नहीं कि जैसे कोई उपदेशक होता है, प्रीचर होता है जो जस्ट उपदेश देता है। तो हमने यहाँ तक सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली, बट मैं एक बात कहूँगा, एक बार में कुछ भी नहीं होता। मैंने भी इस ऐसे को, जैसे मैंने आपको बताया टेलीग्राम पर, कि पहले फ्रांसिस बैकन की बायोग्राफी देखता हूँ, 2 बायोग्राफी देखता हूँ ताकि फ्रांसिस बैकन को स्टडी कर सकूँ। फिर उसके 2 और ऐसेस की मैंने समरी को सुना, फिर ऐसेस, इस ऐसे को लाइन टू लाइन पढ़ा, खुद पढ़ा, एक्सप्लेन किया, PDF रेडी की, अब रिकॉर्डिंग के टाइम पर भी पढ़ रहा हूँ। फिर जाकर मेरी जो समझ बनती है वो बनती है। अगर आप चाहोगे कि सिर्फ इस वीडियो को 2 की स्पीड पर करके देखोगे और एक बार देखोगे और कहोगे कि समझ में नहीं आया, तो भाई नहीं आएगा। एक बार फास्ट फास्ट सुन लो भी हाँ इसके अंदर क्या है, फिर एक एक वर्ड को देखो कि मैं किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो बाकी चीज़ों को साइड में रखते हुए, डीपली गहराई में जाकर। क्योंकि अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने देख लिया कि यहाँ पर आएंगे फ्रेजेस जिनका गहरा मतलब बहुत है, और गहरी बात को समझने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज ट्रुथ, सच क्या है। सैड, कहा। जेस्टिंग यानी कि मजाकिया वे के अंदर। पायलट, पायलट ने मजाकिया वे में कहा सच क्या है। एंड वुड नॉट स्टे, और रुका नहीं, स्टे यानी कि रुका नहीं, फॉर एन आंसर, आंसर के लिए रुका तक नहीं। यानी कि सिंपली कहूँ तो फ्रांसिस बैकन यहाँ पे कह रहे हैं कि एक करेक्टर है पायलट। अभी बताऊंगा कि पायलट कौन है। पायलट ने मजाकिया वे के अंदर पूछा सच क्या है, और इसका आंसर सुनने तक रुका तक नहीं। अब ये पहले तो पायलट कौन है इसको समझो। पायलट ये बाइबल से लिया गया एक रेफरेंस है। चलते हैं कहानी, जब जीसस क्राइस्ट को उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तो उनका जो मुकदमा चला, उस मुकदमे की जिसने सज़ा सुनाई, जब मुकदमा जो देख रहा था, वो था पॉनिटस पायलट। अब पॉनिटस को यहाँ पे पायलट क्यों लिखा, पायलट यानी कि इंग्लिश का वर्ड है और पॉनिटस लेटिन वर्ड है। जिस प्रकार से इंग्लिश के अंदर अपने लिखते हैं जीसस और हिंदी के अंदर बोलते हैं जीसू, उसी प्रकार से लैटिन के अंदर वर्ड आता है पॉनिटस, पॉनिटुस, पॉनिटुस, और इसका इंग्लिश वर्जन हो गया पायलट। क्योंकि यहाँ पर फ्रांसिस बैकन इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर पॉनिटुस नहीं लिखा बल्कि पायलट लिखा, बट बंदा वही है। तो उसने जब जीसस क्राइस्ट को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, सूली पर लटकाया जा रहा था उन्हें, तब उन्होंने जीसस क्राइस्ट से ये कहा था कि सच क्या है। जैसे एक टोंट मारते हैं ना, तंज कसते हैं, इस प्रकार से कहा, और वहाँ से आंसर तक नहीं सुना। अब यहाँ पर फ्रांसिस बैकन ने इसको इसलिए लिया, ये बताने के लिए कि इस दुनिया के अंदर कुछ लोग ना पायलट के जैसे होते हैं, जो ये सवाल तो करते हैं कि भाई सच क्या है, बट उस सच को जानने की हिम्मत रखते तक नहीं है। जैसे आप पर लगा लो, अपने पे लगा लो, जैसे कहा जाए तो लोग कहते हैं कि भाई सच बोलो, सच की राह पर चलो, बट जैसे कोई सच की राह पे चलता है, सच बोलता है, उसी को लोग कहते हैं कि भाई इतना सच भी मत बोल। तो आई होप ये फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ चुकी है। अब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जिस प्रकार से पायलट ने मजाक मजाक में जीसस को कहा कि भाई सच क्या है, और ऐसा कह के चला गया, यानी कि उसका आंसर सुना तक नहीं। ऐसे ही आज की दुनिया के अंदर लोग होते हैं जो कहते हैं कि सच क्या है, ऐसे तंज कसते हैं,
बट सच को सुनते नहीं हैं, क्योंकि सच को सुनते हैं तो वो कड़वा होता है। चलो और थोड़ा अपने एक रियल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जस्ट एग्जांपल है। अभी आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई यार हम भी जानना चाहते हैं कि सच क्या है, जैसे मुझे लग रहा है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। जो ये वीडियो देख रहा है, हाँ आपको भी लगता है ना भी सच देखना है कि सच क्या है। सच ये है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, 100 लोग इस वीडियो को देखेंगे और ओनली 50% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है। अब जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, ये मैं उनको सच दिखा रहा हूँ। अब बताओ, आप इस सच को सुनना चाहते हो कि आप एक ऐसे लोग हो जो फ्री में, जो फ्री के अंदर वीडियोस देख रहे हैं, पेड कोर्स वाला सारा मटेरियल आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लाइन टू लाइन मिल रहा है, फुल कोर्स मिल रहा है, बट ना तो आपसे लाइक हो पाता है, ये सच है, ना आप लोग कमेंट करते हो, ये सच है, और ना ही आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ये सच है। अब बताओ ये सच्चाई आपको कैसी लगी? अब सुननी है सच्चाई, ये रियल में लेके चलो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बात फ्रांसिस बैकन आपको इस ऐसे के अंदर पढ़ाना चाहता है, समझाना चाहता है। और अब अगर आपका मन है सच पे चलने का, तो अब जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो, पता चल जाएगा कितने लोग इस वीडियो को वॉच करते हैं। व्यूज़ तो आ ही जाते हैं। अगर 200 व्यूज़ आए और नीचे 200 कमेंट नहीं आए तो पता चल जाएगा। मतलब अभी भी लोग हैं जो इतने ज़्यादा बेशर्मी में कहूँगा कि मेरी छोड़ो यार, मेरे को छोड़ो, आप जिस लिटरेचर को पढ़ रहे हो, जिस जॉब पे जाने वाले हो, जिसको आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप फ्रांसिस बैकन का ये ऐसे पढ़ के आओ, इसको पढ़ने के बावजूद, आपको समझाने के बावजूद, आप लोग जो पढ़ाने वाला है उसकी बात को, उसके सच को नहीं मान रहे, तो आप फर्स्ट ग्रेड टीचर, सॉरी, आपको गुस्सा लगे बात अलग है, बट रियलिटी है भाई। यही बात जो मैं आपको अब बोल रहा हूँ ना, ये बात इस ऐसे के अंदर बताई गई है कि लोग सच सच की बातें करते हैं, सच को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सच कड़वा होता है। तो ये पहली लाइन जो बोली, आई होप आपको समझ में आ गई। आगे का ऐसे इसी पर चलने वाला है। अच्छा, नीचे ये ब्लैक वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन किया है, इसको आप बाद में खुद स्टडी कर सकते हो। जो बातें मैं ऊपर बोलूँगा वो नीचे लिखी हुई है। आगे फ्रांसिस बैकन लिखते हैं, सर्टनली, यानी कि निश्चित रूप से, निसंदेह, देयर बी, अब यहाँ पे शॉर्ट के अंदर लिखा है देयर बी, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं, डैट, जो डिलाइट, प्रसन्न होते हैं, जिनको आनंद मिलता है, इन गिडीनेस, गिडीनेस होता है चेंज ऑफ मूड, भ्रम, अस्थिरता। फ्रांसिस बैकन कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको चेंज ऑफ माइंड के अंदर, चेंज ऑफ मूड के अंदर खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। मतलब वो एक पॉइंट पर टिकते नहीं है, एक सच पर टिकते नहीं है कि एक एक बिलीफ को अपनाते नहीं है वो। एंड, और वो लोग काउंट काउंट इट, यानी कि मानते हैं, इस बात को मानते हैं, काउंट इट ए बॉन्डेज, बॉन्डेज क्या होता है? एक बंधन, टू फिक्स ए बिलीफ, एक बिलीफ को मानना वो बंधन के रूप में मानते हैं। अफेक्टिंग, वो मानते हैं, फ्री विल इन थिंकिंग, वो ये मानते हैं कि भाई जो अपनाते हैं वो, कि उनकी सोचने में वो स्वतंत्र हों, फ्री हों, एज वेल एज इन एक्टिंग, और वो एक्टिंग करने में फ्री हों। अब आपको मैं पूरा समझाता हूँ कि इन लाइनों का मतलब क्या। फ्रांसिस बैकन ये कह रहे हैं सिंपली कि भाई कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकार के बिलीफ को नहीं मानते, मतलब एक सच को नहीं मानते, कि एक ही बिलीफ पर चलते नहीं है, एक ही आइडिया को फॉलो नहीं करते, वो अलग अलग आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। वो मानते हैं कि एक बिलीफ के अंदर चलना उन्हें बंधन के जैसा लगता है, और वो ये मानते हैं कि वो सोचने में स्वतंत्र भी हों और कार्य करने में स्वतंत्र हों। अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपका एक बिलीफ है, जैसे मैं मेरा बिलीफ मान लूँ कि भाई सक्सेस मिलेगी जस्ट मेहनत करने पर, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने पर। अगर मैं इस बिलीफ पर रहूँगा, सिर्फ एक बिलीफ पर रहूँगा, तो मैं एक बंधन के अंदर बंध जाऊँगा। फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर टफ आया, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बीमार हो गया, मेरे पास नोट्स नहीं, पीडीएफ नहीं,
बुक नहीं है, कोचिंग नहीं है, एमसीक्यूज निकाले नहीं, ये सारे बहाने अपने आप मेरे को त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा एक बिलीफ होगा कि मैंने मेहनत नहीं की। अभी इस बात को तो आप मान सकते हो ना। बस यही बात फ्रांसिस बेकन यहाँ पे समझा रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो एक बिलीफ को मानते नहीं हैं, क्योंकि उनको एक बिलीफ को मानना एक बंधन के जैसा लगता है। उन्हें लगता है कि एक बिलीफ में बंध जाएंगे तो फिर हमारी सोच बंध जाएगी, हमारी एक्शंस बंध जाएंगे। जैसे आपने, अगर किसी ने ये मान लिया कि मैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर लग सकता हूँ, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, जॉब मिल सकती है, बिलीफ ये है कि मुझे मेहनत करनी है, फिर आप और चीज़ सोचोगे ही नहीं, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं बुक कौन सी लेनी है, एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं। आपको लगेगा कि बस ये सिलेबस है, ये वीडियो है, ये टेक्स्ट है सामने, इस टेक्स्ट को मेरे को समझना है, इसके लिए लगेगी मेहनत। बस अब तो आपको समझ में आ गया नहीं लाइनों का मतलब। ये बात ही फ्रांसिस बेकन यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट शब्दों को कम समझाया है, शॉर्ट के अंदर दिया है, क्योंकि इनका स्टाइल है। आगे फ्रांसिस बेकन बोलते हैं, एंड दो द सेक्ट्स। अब सेक्ट बना है सेक्टर से, सेक्टर क्या होता है, जैसे होता है ना चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर है, सेक्टर 17 है ना। सेक्टर यानी कि ग्रुप, यानी कि एक पंथ, एक समूह। अब आप इसे कह सकते हो एक स्कूल, ग्रुप ऑफ। एंड दो यद्यपि द सेक्ट ऑफ फिलोसफर्स, यानी कि कुछ फिलोसफर यानी कि दार्शनिकों का समूह, संप्रदाय, ऑफ दैट काइंड बी गॉन, कि जो ये मानता था कि भाई हम एक विचारधारा को फॉलो नहीं कर सकते, या जो सच को मानते थे, उस प्रकार के फिलोसफर का जो समूह है, ऑफ दैट काइंड बी गॉन, वो तो चले गए। यानी कि आज वो लोग नहीं हैं जो रियलिटी के अंदर सच क्या है उसको मानते हैं, नहीं है ना, बात तो सही है। येट फिर भी देयर रिमेन्स, अभी भी कुछ हैं यहाँ पर, सर्टेन निश्चित, डिस्कोर्सिंग, डिस्कोर्स होता है जो तर्क करते हैं, मतलब बहस करते हैं, और अपने आप को क्या मानते हैं, विट्स, तर्कशील बुद्धिजीवी। मतलब वो पुराने ज़माने के लोग तो चले गए जो रियलिटी के अंदर सच पर क्या है असली बातें रखते थे, बट फिर आज कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बहस करते हैं और बहस करके बताते हैं कि सच क्या है, और अपने आप को ये मानकर वो बुद्धिजीवी मानते हैं, विच आर ऑफ द सेम वेन। तो ये आज के जो लोग हैं वो हैं तो उसी प्रकार के, सेम वेन्स, वेन्स क्या होती है, पल्स होती है। अब यहाँ पे मतलब है कि उनकी नसों के अंदर तो वही जोश है, मतलब वही आइडिया है कि हम भी बताएंगे कि सच क्या है। दो यद्यपि देयर बी नॉट एज सो मच ब्लड इन देम एज वॉज इन दोज ऑफ द एंशियंट, बट आज के टाइम के जो फिलोसोफर्स हैं जो इस बात पर जोर देते हैं, समझाते हैं कि सच क्या है, सच क्या नहीं है, झूठ क्या है, वो कहता कि चलते तो उन्हीं की राह पर हैं, जैसे इनके पूर्व जो पहले के लोग थे जो समझा के चले गए। बट आज के इन लोगों के अंदर उस प्रकार का ब्लड, अब यहाँ पे ब्लड का मतलब कि जोश नहीं है, गहराई नहीं है, वो डीप नॉलेज नहीं है जैसे कि पुराने टाइम के फिलोसोफर्स के अंदर थी। अब ये पूरा पैरा दोबारा पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बात लिखी हुई है, देखो। एंड दो द सेक्ट ऑफ फिलोसफर्स ऑफ डैट काइंड बी गॉन, हालांकि पुराने उस टाइम के संप्रदाय के लोग चले जा चुके हैं, येट फिर भी देर रिमेन सर्टेन डिस्कोर्सिंग विट्स, बट अभी भी कुछ तर्कशील बुद्धिजीवी हैं, विच आर ऑफ द सेम वेन, जो कि उसी प्रकार का भाव स्वभाव रखते हैं, दो देर बी नॉट मच ब्लड इन दैम एज वॉज इन दोज ऑफ एंशियंट, बट इनके अंदर उस प्रकार का जोश, गहराई नहीं है जिस प्रकार की गहराई एंशियंट टाइम के फिलोसफर्स के अंदर थी। अब आपको ये पूरी लाइनें समझ में आ चुकी हैं। बट इट इज़ नॉट ओनली द डिफिकल्टी एंड लेबर, अब आगे फ्रांसिस बैकन क्या समझाते हैं कि देखो, बट इट इज़ नॉट ओनली डिफिकल्टी एंड लेबर विच मैन टेक इन फाइंडिंग आउट ऑफ ट्रुथ, वट, किंतु इट इज़ नॉट ओनली, ये नहीं है, ओनली डिफ़िकल्टी, कि बात कठिनाई की नहीं है, लेबर की नहीं है, यानी कि विच मैन टेक इन फाइंडिंग आउट ट्रुथ, सच को जानने के लिए जो कठिनाई लगती है, जो लेबर लगती है, बात उसकी नहीं है। मतलब बात ये नहीं है कि सच को जानने के लिए
के लिए आपको डिफ़िकल्टी लगेगी और लेबर लगेगी, बात ये नहीं है। नॉर अगेन देन, और ये बात ये भी नहीं है व्हेन इट इज़ फाउंड इट इम्पोज्ड, इट यानी कि ट्रुथ, इम्पोज यानी कि थोप देता है अपॉन मैंस थॉट, इंसान के विचारों पर। यानी कि दूसरी बात ये भी नहीं है कि अगर, क्योंकि सच का जब पता चलता है तो सच कड़वा होता है। बैकन कह रहा है कि बात ये भी नहीं है कि सच जब सामने आएगा तो वो इंसान को उसकी रियलिटी बताएगा, डर इस बात का भी नहीं है। डैट डज ब्रिंग लाई इन फेवर, ये चीज़ें झूठ को फेवर में नहीं लेके आती। बट एक नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाई इट सेल्फ। अब पूरी बात समझाता हूँ कि फ्रांसिस बैकन यहाँ पे क्या कह रहे हैं। फ्रांसिस बैकन कह रहे हैं कि लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं। तो बात सच की हो रही है ना, सच को क्यों नकारते हैं, झूठ को क्यों पसंद करते हैं। तो फ्रांसिस बैकन ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लोग झूठ को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि झूठ बोलना उनके नेचर के अंदर है। बट ए नेचुरल, लास्ट की लाइन देखो, बट ए नेचुरल, वो नेचुरल है। करप्ट लव ऑफ लाई इटसेल्फ, वो भ्रष्ट प्यार, यानी कि झूठ के लिए वो बिगड़ा हुआ प्यार इंसान के नेचर के अंदर अपने आप होता है। ऊपर की जो लाइनें थी ना कि लोग सच झूठ क्यों बोलते हैं, बात ये नहीं है कि सच ढूंढने में कठिनाई लगती है, लेबर लगती है, और सच हर एक बात को रियलिटी के रूप में आपके सामने रख देता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि भाई सच से बचा जाए। बट फ्रांसिस बेकन कहता है कि ये बात नहीं है, असल में इंसान के नेचर के अंदर ही है झूठ बोलना। मतलब बात बहुत गहरी है, दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बट इट इज़ नॉट ओनली द डिफिकल्टी एंड लेबर विच मैन टेक इन फाइंडिंग आउट ऑफ ट्रुथ, फाइंडिंग आउट ऑफ ट्रुथ यानी कि सच को जानना। इंसान सच को जानता है तो उसके लिए जो डिफ़िकल्टी लगती है, लेबर लगती है, वो चीज़ नहीं है। नॉर अगेन, और बात ये भी नहीं है व्हेन इट इज़ फाउंड, यानी कि जब सच सामने आता है, इट इम्पोज, ये थोपता है। क्या चीज़ थोपता है? ये थोपता है सच्चाई, कि भाई ये सच्चाई है, तू ये है। अभी जो मैंने आपको बातें बताई थी वो चैनल को लाइक करने वाली, तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपको, लोग डरते हैं कि भाई सच सामने आएगा तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि इंसान का एक नेचुरल स्वभाव है झूठ को पसंद करना। ये नीचे एक्सप्लेनेशन आप खुद देख सकते हो बाद में, ठीक है, क्योंकि वही बात है जो मैंने अब यहाँ पे बोली, लिखी हुई है। आगे फ्रांसिस बैकन लिखते हैं, वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ ग्रेशियन, ग्रेशियन यानी कि यूनानी, यूनानियों के बाद के जो उत्तरकालीन विचारधाराएं आई उनमें से एक, यानी कि यहाँ पे यूनानियों की बात नहीं हो रही, पहले यूनानी आए और यूनानियों के बाद में, यूनानी कौन से? प्लेटो, अरिस्टोटल, उनके बाद में जो लोग आए, जो एक स्कूल ऑफ फिलोसफर आया, उनमें से कोई एक, वन ऑफ द लेटर स्कूल, लेटर यानी कि बाद का स्कूल, स्कूल का मतलब उत्तरकालीन विचारधारा, ऑफ द ग्रेशियन यानी कि यूनानियों का, तो उनमें से एक ने एग्जामिन किया, यानी कि गहन निरीक्षण किया, द मैटर, इस मैटर का कि भाई सच क्या है, एंड इज एट ए स्टैंड टू थिंक वट शुड बी इन इट, और वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इसके अंदर क्या है। द मैन शुड लव लाई, तो उसने ये पाया कि इंसान झूठ बोलना पसंद करता है, कि इंसान को झूठ बोलना पसंद है। वेयर नाइदर दे मेक फॉर प्लेजर, अब ये नहीं कि वो प्लेजर देता है, नोर फॉर एडवांटेज, सॉरी, एज विद पोइट, नोर फॉर एडवांटेज एज विद द मर्चेंट, बट फॉर द लाइफ सीक। तो यहाँ पर बैकन बताते हैं कि लोग झूठ बोलने को पसंद करते हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि जिस प्रकार से एक पोइट होता है, पोइट अपनी पोइट्री के अंदर झूठ बोलता है ताकि उसको झूठ बोल के वो तारीफ जो लिखता है वो, कि तारे ऐसे हैं, ज़मीन ऐसी है, आसमान ऐसा है, ब्यूटी ऐसी है, वो उसके अंदर बहुत सारी बातें झूठी लिखता है, बट उसको ये बातें लिख के क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो झूठ बोलने से, पोइट्री के अंदर झूठ बोलने से आनंद मिलता है। और एक होता है व्यापारी जो झूठ बोलता है, जो भी चीज़ बेचनी होती है दुकानदार पे लगा लो, वो झूठ बोलेगा कि भाई मान लो कोई सब्जी है, वो बोलेगा ताज़ी सब्जी भैया आज ही तोड़ी है,
और ले जाओ। हो सकता है वो 3 4 5 दिन की पहले की तोड़ी हुई हो। तो उसने झूठ बोला और झूठ बोलने का उसको हो गया फ़ायदा। तो झूठ बोलने पर आनंद मिला पोइट को, और झूठ बोलकर फ़ायदा मिला एक मर्चेंट को, एक व्यापारी को। बट यहाँ पर फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं कि ये दोनों के लिए झूठ नहीं बोला जाता। मतलब कि झूठ आनंद के लिए नहीं बोला जाता और झूठ फायदे के लिए नहीं बोला जाता, बल्कि झूठ बोला जाता है सिर्फ झूठ के प्रति जो प्यार है उसके लिए। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। बट फॉर द लाइज सेक, इनकी झूठ के लिए ही झूठ बोला जाता है। बातें गहराई है, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है कि भाई अभी ये बोलेंगे फ्रांसिस बेकन कि जैसे पोइट्री में झूठ होता है, जैसे सब्जी वाले के लिए झूठ होता है, वैसा ही झूठ है। नहीं, एक एक वर्ड मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि बातें कुछ और थी। इतनी सिंपल बात होती तो फ्रांसिस बेकन लिखते भी नहीं, क्योंकि वो बात तो आपको पता है, मेरे को पता है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। भाई झूठ बोलकर उनको फ़ायदा होता है, ये बात तो आपको पता है, मेरे को पता है। फ्रांसिस बेकन क्यों लिखेंगे? फ्रांसिस बेकन एक तीसरा आइडिया गहराई से समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। बात को दोबारा समझो कि ग्रेशियन यहूदियों के स्कूल के बाद में जो एक फिलोसोफर कोई आया, उसने इस बात की एग्जामिन एक जांच की, मैटर की कि भाई क्यों है कि लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं। तो उसने पाया कि ये वो प्लेजर नहीं है जो पोइट को पोइट्री के अंदर मिलता है झूठ बोल के, ना ही वो है कि जो एक मर्चेंट एक व्यापारी को मिलता है अपने फ़ायदे के लिए, बल्कि ये झूठ के लिए ही झूठ वाला एक प्यार है। आपके सामने लाइनें लिखी हुई देख लो, ठीक है, ये नीचे नीचे समझा भी रखा है। Later Greek philosophers examined why people love lie. In poetry, lie gives pleasure, and the trade give their advantage. But these philosophers were puzzled why ordinary people lie even when lies bring neither pleasure nor profit, but are told purely for their own sake. क्योंकि झूठ बोलने से ना तो आनंद मिलता है, ना झूठ बोलने से फ़ायदा मिलता है। ये बात को लेकर वो फिलोसोफर भी पजल हो गए कि भी लोग झूठ क्यों बोलते हैं। आगे फ्रांसिस बेकन लिखते हैं, बट आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता, दिस सेम ट्रुथ इज ए नेक्ड, ये जो ट्रुथ है ना, ये एक नेकड बिल्कुल नंगा होता है, स्पष्ट होता है, एंड ओपन डे लाइट के जैसा होता है। तो यहाँ पर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जो सच है ना, वो दिन के उजाले के जैसा होता है। ये लाइनें इस ऐसे की काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें, काफ़ी और पूछी गई हैं, बट इनको थोड़ा सा आप आराम से समझो। फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं कि जो सच है वो दिन के उजाले की तरह है, डे लाइट के जैसे होता है। डैट जो डू नोट, ये जो डट लिखा है ना, ये ओल्ड इंग्लिश है, आज के टाइम पर हम कहेंगे डू नोट। डैट डू नोट शो द मास्क एंड ममरीज, ममरीज क्या होती है? ढोंग। एंड ट्रम्प्स यानी कि झूठी शान ऑफ द वर्ड, जो संचार के दिखाता है, हाफ सो स्टेटली, हाफ सो स्टेटली एंड डायनेटली, यानी कि सजावटी ढंग से, एज कैंडल लाइट्स। अब ये पूरा एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस हैं, जैसा कि बैकन का स्टाइल होता था। अब इसको पूरे को मैं आपको समझाता हूँ कि फ्रांसिस बैकन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सच है ना, वो दिन के उजाले के जैसा है, जो आपको क्लियरिटी दिखा देता है। अगर मान लो किसी ने मुखौटा पहन रखा है, मान लो किसी ने मुखौटा लगा रखा है, या फिर कह लो किसी ने चेहरे पर कोई मेकअप कर रखा है, यानी कि झूठी शान बना रखी है अपनी। जब जैसे सूरज की रोशनी पड़ेगी, दिन निकलेगा, तो पता चल जाएगा कि भाई इसने मास्क पहन रखा है, इसने मेकअप कर रखा है। तो ये जो सूर्य की रोशनी, डे लाइट है, ये क्या है? ये सच है। यानी कि सच इंसान की जो मुखौटा है, झूठा जो शान है, वो दिखा देता है। और झूठ किसके जैसा है? झूठ है कैंडल लाइट के जैसा, यानी कि आर्टिफिशियल जो हम उजाला करते हैं, जो इन चीज़ों को और ज़्यादा निखार देता है। इसको आप समझो कि जो शोज़ होते हैं, टेलीविज़न होता है, सिनेमा होता है, मूवी होती है, या फिर आप कहीं सैलून के अंदर जाते हो, वहाँ पर लाइटिंग लगी हुई होती है। वो क्यों लगाई जाती है? क्या ताकि आप, कई बार तो ऐसा होता है कि बंदा सैलून के अंदर गया, उसे लगता है कि यार कटिंग करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग इस प्रकार से फिक्स की जाती है, आपको झूठ दिखाया जाता है कि आप पर वो चीज़ें जच रही हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हो शॉप से, आपको लगता है कि यार अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और है।
ये चीज़ ही फ्रांसिस बैकन ने यहाँ पर समझाई है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सच को किससे कंपेयर किया, डे लाइट से, और झूठ को किससे कंपेयर किया, कैंडल लाइट से, और कैसे कैसे किया वो भी आपको समझा दिया कि डे लाइट आपकी सारी की सारी सच्चाइयाँ आपके सामने खोल के रख देती है, क्योंकि सच ऐसा ही है। सच आपके सारे पर्दे उठा देगा कि आप क्या हो। अभी देख लो, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो सच बता के देख लो कि आप क्या हो, पूरी सच्चाई बताओ अपनी लाइफ की, क्या हो आप। झूठ क्या है, झूठ थोड़ा सा आपको और सवार देगा। आपने कोई गलत काम भी किए होंगे, आप इतना शार्पली झूठ बोलोगे, लोग कहेंगे वाह यार ये तो बंदा ही बहुत बढ़िया है। तो ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ये, ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ पर्ल। अब ट्रुथ को यहाँ पर कंपेयर करके यहाँ पर एज ए मेटाफर के रूप में कहा जा रहा है कि जो सच होता है ना, वो मोती के जैसा होता है। तो मेटाफर यूज कर लिया, पर्ल यानी कि मोती, ट्रुथ को मोती बताया। डैट श्योथ, अब ये शोथ यानी कि शो की सेकंड फॉर्म है पास्ट के अंदर, पुरानी इंग्लिश के अकॉर्डिंग। डैट श्योथ बेस्ट बाय डे, जो दिन के अंदर अच्छा दिखता है, मोती दिन के अंदर अच्छा दिखता है, यानी कि सच दिन के अंदर अच्छा दिखता है। बट इट विल नॉट राइज द प्राइस ऑफ द डायमंड और कार्बन क्ले। कार्बन क्ले क्या होता है, लाल रत्न यहाँ पे कह लो मानिक। मतलब सच हीरे के जैसा नहीं है, सच लाल मानिक के जैसा नहीं है। डैट शोथ बेस्ट इन वेराइड लाइट्स, जो कि अलग अलग रोशनियों में ज़्यादा रंग बिखेरते हैं। इस सेंटेंस को आप ऐसे समझो कि यहाँ पर फ्रांसिस बैकन कह रहे हैं कि जो सच होता है वो मोती के जैसा होता है, और मोती सिर्फ दिन के उजाले में चमकता है, यानी कि वो साफ, उसकी जो चमक होती है वो बार बार होती है, साफ होती है, क्लियर होती है, बिल्कुल स्पष्ट होती है और बार बार होती है। उसको कोई आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। बट जो झूठ होता है वो डायमंड के जैसा होता है, या फिर कह लो मानिक के जैसा होता है। उस पर जितनी वैरायटी से अलग अलग लाइटें फेंकी जाती है, उन पर लाइट की जाती है, वो उतना ज़्यादा कलरफुल दिखता है। तो ये झूठ और सच के बारे में एज ए मेटाफर यहाँ पर बताया गया है। आगे एक और, ये पूरे सेंटेंस हैं, एक एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है। ए मिक्सचर ऑफ लाई डू एवर एड प्लेजर, ये बहुत ही बढ़िया लाइन यहाँ पे लिखी है, अलग से मैंने ऐड नहीं किया, बीच में ले लिया इसके। देखो, ए मिक्सचर ऑफ लाई, यानी कि थोड़ा सा आप किसी चीज़ का झूठ ऐड कर देते हो। मिक्सचर ऑफ लाई डू एवर ऐड प्लेजर, ये बात खुशी देता है। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे भी ऊपर मोती की बात हो रही थी और पर्ल्स की और डायमंड की बात हो रही थी ना, कि जैसे मोती की तरह सीधा साफ साफ बोलोगे तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी टीचर ने स्टूडेंट को ये कहा कि भाई तुम एक स्टूडेंट हो, ये उसने साफ साफ कह दिया। बट अगर वो ये कहा जाए कि तुम तो फ्यूचर के जीनियस हो, तुम तो फ्यूचर के टॉपर हो, यू आर फ्यूचर टॉपर, यू आर जीनियस। अब ये बातें कही जाएंगी इसमें, हालांकि हो सकता है वो फ्यूचर का टॉपर हो या ना हो, तो थोड़ा सा उसकी तारीफ में झूठ का तड़का लगा दिया, मिक्सचर लगा दिया। अब ये बात सुनने वाले को क्या देगी, प्लेजर, आनंद। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ए प्लेजर ऑफ ए लाई डू, यानी कि आज के टाइम का ये डू ही है, डज, सॉरी आज के टाइम का डज डू एवर एड प्लेजर, कि हमेशा ही एक आनंद देती है अगर आप किसी बात में थोड़ा सा झूठ मिला देते हो। डू एनी मैन डाउट दैट इफ देयर वर टेकन आउट ऑफ मैन्स माइंड वेन, वेन क्या होता है, खोखला, ओपिनियन, फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग यानी कि चापलूसी, होप्स, फ्लैटरिंग होप्स यानी कि चापलूसी से भरी हुई उम्मीदें, फॉल्स वैल्यूएशंस यानी कि गलत मूल्यांकन, इमेजिनेशन यानी कि कल्पनाएं, एंड द लाइक, इट वुड लीव द माइंड ऑफ मैनी मैन पुअर, श्रंकन, पुअर यानी कि खोखला, श्रंकन यानी कि संकुचित, फुल ऑफ मेलंकली, उदासी, एंड इंडिस्पोजिशन यानी कि निरुत्साह। अब इन पूरी लाइनों का मतलब यह कि फ्रांसिस बैकन कह रहे हैं कि अगर हम विदाउट इमेजिनेशन के, बिना किसी प्रेज के, बिना किसी होप के, लाइफ कैसी है, लाइफ डल है, डिस्प्रेसिंग है। जैसे कोई यार, मतलब वो आज हम जी किस प्रकार से रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत झूठी तारीफें हमारे पास हैं तो हम जी रहे हैं ना, अगर इनको निकाल दोगे तो फिर कैसे जियोगे। लिमिटेड
एग्जरेशन मोटिवेट्स क्रिएटिविटी एंड अचीवमेंट। अगर थोड़ा बहुत आपको लिमिटेड के अंदर कोई मोटिवेशन किया जाता है, झूठा ही सही, वो अचीव करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है। तो वो मोटिवेशन मेरे लिए क्या है, अब भले आप झूठा कोई कमेंट हालांकि लिखोगे नहीं, अगर झूठी भी मेरी तारीफ़ करोगे, कमेंट करोगे, झूठे ही करोगे, तो वो चीज़ ज़रूरी है। और मैं भी अगर आपकी थोड़ी बहुत तारीफ़ करूँगा कि भाई आप बढ़िया कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वो चीज़ ज़रूरी है। अगर बिल्कुल क्लियरिटी दिखाई जाएगी, सच दिखाया जाएगा, तो शायद जी भी नहीं पाओगे आप लोग। आगे बैकल लिखते हैं, वन ऑफ द फादर्स, यानी कि हमारे पूर्वज गुरुओं में से एक। अब यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि किसकी बात हो रही है, बट जैसे फादर्स की बात की जाए, शायद कुछ चर्च के पादरियों की बात की जा रही है। वन ऑफ द फादर्स इन ग्रेट सोवेरेनिटी, कठोरता से, जिन्होंने कठोरता से कहा, कोल्ड पोइजी वेनम डेमोनम, ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है डेविल वाइन, यानी कि शैतान की शराब। कि हमारे फादर्स में से किसी ने पोइट्री को शैतान की शराब कहा था। पोइजी को, पोइजी यानी कि पोइट्री को क्या कहा था, शैतान की शराब। क्यों कहा, बिकॉज इट फिल्ड, ये आज के टाइम का फिल्ड है, सेकंड फॉर्म, ये भर देती है द इमेजिनेशन, यानी कि जब ये पोइट्री जो है ना, ये हमें झूठी इमेजिनेशन में भर देती है। झूठ, इसलिए पोइट्री को क्या कहा गया था, शराब की शैतान, क्योंकि झूठी कल्पनाओं से भर देती है पोइट्री। एंड येट इट वट नॉट द शेडो ऑफ लाई, बट फिर भी इट इज वट द, बट येट इट वट, सॉरी, एंड फिर भी, और यहाँ पर कह लो, येट इट इज़ वट द शेडो ऑफ लाई, ये झूठ की एक सिर्फ छाई होती है। बात को समझना कि पोइट्री को, ठीक है उन्होंने कहा कि ये शराब, ये शैतान की शराब है जो हमें झूठी कल्पनाओं से, इमेजिनेशन से भर देती है, बट ये प्योर झूठ नहीं है, ये जस्ट एक शेडो है उसकी झूठ की। बट इट इज़ नॉट द लाई डैट पास्ड थ्रू द माइंड, बट द लाई डैट सिकंड इन। अब ये सिकंड यानी कि सिंक की सेकंड फॉर्म है डूबना, गहराई में बैठ जाना। एंड सेटल्ड यानी कि सेटल हो जाना, स्थायी हो जाना। डैट डू द हर्ट। अब इसको पूरी को यहाँ से उल्टा समझो तो समझ में आएगा कि जो पोइट्री के अंदर झूठ, जो झूठी कल्पनाएं होती हैं, तो बैकन कह रहे हैं कि वो एक लिमिटेड झूठ है, वो उतना गहरा झूठ नहीं है। असल में झूठ वो है, अगर कोई झूठ, ये लाइन को ना यहाँ से समझो, बट इट इज़ नॉट दैट लाई दैट पास थ्रू, कि जो झूठ सिर्फ माइंड से गुजरता है ना, वो झूठ नहीं है। बट लाई दैट सिंक, बट वो झूठ जो गहराई में बैठ जाता है। एंड सेटल्ड, और वहीं पर जाके स्थायी हो जाता है। डैट डू द हार्ट, वो नुकसान पहुंचाता है। बात समझ में आ गई ना, कि भाई जो पोइट्री पढ़ के आपको एक झूठी कल्पनाएं मिलती है ना, वो कुछ टाइम के लिए होती है, तो वो कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला झूठ नहीं है। बल्कि फ्रांसिस बैकन कह रहे हैं कि जो झूठ आपकी गहराई में बैठ जाता है, जो स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है ना झूठ, वो नुकसानदायक होता है। सच एज वी स्पोक ऑफ बिफोर, जैसा हम पहले इसकी बात कर चुके हैं कि ये झूठ सबसे ज़्यादा हानिदायक, हानिकारक होता है। ये बात यहाँ पे नीचे समझा भी रखी है। आगे फ्रांसिस बैकन लिखते हैं कि बट हाउएवर दीज थिंग्स आर दस इन मैन्स डिप्रेव्ड जजमेंट्स एंड अफेक्शंस। अब जजमेंट्स क्या होता है, निर्णय लेना, जो आप मतलब कि आपकी मानसिकता, जो बनी हुई सोच आपकी, इसको कि सोच के साथ में हम कोई निर्णय लेते हैं। एंड अफेक्शंस यानी कि हमारी भावनाएं। येट ट्रुथ, फिर भी ये जो सच है, विच ओनली डू जज, जो निर्णय करता है इट्सेल्फ, अपने आप का। टीच, अब यहाँ पे टीच की सेकंड फॉर्म है, ओल्ड वर्जन के अंदर टीच्ड, सिखाता है। डैट द इंक्वायरी ऑफ सच, सच की पड़ताल करना, सच को जानना। विच इज़ द लव मेकिंग ऑफ वूइंग, अब सच की तलाश करना, पहले स्टार्टिंग से समझो। यहाँ पर फ्रांसिस बैकन कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग को डिप्राइव्ड कर देती हैं, भ्रष्ट कर देती हैं, विकृत कर देती हैं, उसकी सोच को, उसकी भावनाओं को। कि झूठ, जो झूठ है ना,
ये इंसान की सोच को, उसकी भावनाओं को क्या कर देता है, डिप्रेव्ड कर देता है, विकृत कर देता है। अब बात करते हैं कि सच, जो इंसान सच को खोजता है, जब सच की इंक्वायरी करता है, तो सच की इंक्वायरी करना इज़ द लव मेकिंग, ये काफ़ी प्यारा एक आकर्षक बन जाता है। अगर सिर्फ आप ये भी मानते हो कि ठीक है मैं सच की तलाश करूँगा, सिर्फ इतना मान लेना भी लव मेकिंग है। ये प्रोसेस क्या है, लव मेकिंग, द नॉलेज ऑफ ट्रुथ। और अब इस इंक्वायरी के बाद में क्या हो गया, आपको नॉलेज हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा सच का। नॉलेज ऑफ ट्रुथ भी क्या है, एक मतलब काफ़ी उससे ज़्यादा बेस्ट है, विच इज़ प्रेजेंस ऑफ इट, जो कि उसकी उपस्थिति होती है, एंड द बिलीफ ऑफ ट्रुथ, और सच में विश्वास करना। तो यहाँ पर 3 प्रकार की कंडीशंस अब बन गई कि एक जस्ट सच की इंक्वायरी करना, ये काफ़ी अच्छा होता है, सच की नॉलेज होना ये और अच्छा होता है, और सबसे अच्छा होता है बिलीफ ऑफ ट्रुथ, सच में विश्वास करना। तो तीनों चीज़ें ऐसे क्रम में लगी हुई हैं, इंक्वायरी होती है पहले, उसके बाद में नॉलेज होती है, उसके बाद में बिलीफ बनता है। और सबसे हाई क्वालिटी किस चीज़ के अंदर है, जब बिलीफ यानी कि सच के अंदर विश्वास करना द बेस्ट है, विच इज़ द इंजॉइंग ऑफ इट, जो कि इसका सुख है, इन द सोब्रियन, सोब्रियन होता है कि परम, सोब्रियन गुड यानी कि परम लाभ ऑफ ह्यूमन नेचर। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि इंसान का सबसे परम लाभ क्या है, या सबसे परम सुख क्या है, तो विश्वास, सच के अंदर विश्वास करना, ये परम सुख है। यहाँ पे तीनों चीज़ें बता दी। इंक्वायरी करना ठीक है, एक प्रिय होता है, लव मेकिंग होता है। नॉलेज उसकी प्रेजेंस है कि आपको ठीक है सच अपने अंदर है, बट उसमें विश्वास करना परम सुख है। ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पे समझाई गई हैं। आगे व्याख्या लिखते हैं, द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड, गॉड का पहला क्रिएचर, कहने का मतलब कि जब गॉड ने अपनी क्रिएशन बनाई, पहला इंसान बनाया, इन द वर्क ऑफ डे। अब वर्क ऑफ डे इनकी बाइबल से रेफरेंस है, जब सृष्टि की संरचना हुई उस टाइम पर, सृष्टि की जब संरचना की गई, तब गॉड ने जब इंसान को बनाया, वॉज द लाइट ऑफ सेंस, तब गॉड ने इंसान को क्या दी, लाइट ऑफ सेंस। लाइट ऑफ सेंस का मतलब इंद्रियों का प्रकाश, यानी कि इंसान सुन सकता था, देख सकता, ये आपके जो 5 सेंसेस हैं इनकी बात की जा रही है, कि सबसे पहले भगवान ने इंसान को क्या दिया, देखना, सुनना और फील करना, 5 सेंसेस दी। अब जैसे बच्चे का जन्म होता है तो पहले बच्चा इन ये सेंसेस उसके अंदर ऑटोमेटिकली तब से आ जाती है। और सबसे लास्ट के अंदर क्या आता है, लाइट ऑफ रीज़न, बुद्धि और प्रकाश। अब यहाँ पे जो ट्रुथ था उसको भगवान से जोड़ के दिखाया जा रहा है थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि जो सच है ना वो भगवान से किस प्रकार जुड़ा हुआ है कि भगवान ने सबसे पहले क्या दिया, लाइट ऑफ सेंस। याद रखना कि लाइट ऑफ सेंस क्या है, जो हम सुनते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं। और लाइट ऑफ रीज़न क्या है, ये बुद्धि जो आप लगाते हो, दिमाग जो लगाते हो, ये भगवान ने लास्ट में दिया, यानी कि बाद में आती है। एंड हिज, सब बात, वर्क एवर सिंस इज द इल्यूमिनेशन ऑफ हिज स्पिरिट। इल्यूमिनेशन होता है आपका प्रकाश कह लो, लाइट कह लो, ज्ञान कह लो, हिज स्पिरिट यानी कि उसकी आत्मा का, मतलब कि ये जो प्रकाश है आत्मा का, ये उस दिन से ही इंसान को मिल रहा है। तो कनेक्ट कर दिया सच को, कि जो सच है वो इंसान को तब से मिल रहा है जब से दुनिया की सृष्टि हुई है। और ये सच का ज्ञान देता कौन है, भगवान। इस कारण कि जो सच जानता है वो भगवान से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाता है। जितना ज़्यादा आप सच के करीब रहोगे उतना ज़्यादा आप भगवान के करीब रहोगे, क्योंकि ये तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सच आता कहाँ से है, भगवान से। और कब से आ रहा है, जब किसी सृष्टि की संरचना हुई है। फर्स्ट ही ब्रीथड, अब भगवान की बात की जा रही है कि सबसे पहले भगवान ने क्या किया, ही ब्रीथ यानी फूंका, क्या फूंका, लाइट फूंकी अपनी, लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर, फेस ऑफ द मैटर और क्योस। अब मैटर और क्योस का मतलब कि जब ये सृष्टि की संरचना हुई, हम पहले भी कई पोइट्री के अंदर बात कर चुके हैं, खासतौर से पैराडाइज लोस्ट के अंदर, कि सृष्टि की जो संरचना हुई थी, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, जिन्हें हम कहते हैं क्योस, यानी कि उथल पुथल, अस्थिरता, कोई चीज़ अपनी सही जगह पे नहीं थी।
तो भगवान ने सबसे पहले जो अपनी लाइट थी ना वो फेंकी इस सृष्टि पर, कि पहले इसको सही बैलेंस में लेकर आए। फर्स्ट ही ब्रीथ्ड लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर ऑफ और क्योस, देन ही ब्रीथड, फिर उसके बाद में लाइट इनटू द फेस ऑफ मैन, उसके बाद में इंसान के चेहरे पर लाइट फेंकी। कहने का मतलब कि सबसे पहले, अब लाइट क्या, लाइट है सच, यानी कि सबसे पहले सच दिया गया सृष्टि को और उसके बाद में सच दिया गया इंसान को। एंड स्टिल ही ब्रीथड एंड इंस्पिरेशन लाइट इनटू द फेस ऑफ हिज चूजन, चूजन यानी कि भगवान के चुने हुए लोग। कि अब तक भगवान उस टाइम से लेकर अपनी उस लाइट को, अपने प्रकाश को, अपने सत्य को, अपने सच को उस इंसान को प्रोवाइड करते आ रहा है जो उसका चूजन है, जिन्होंने चूज़ किया हुआ है, यानी जो उसका खुद का है। इसका मतलब कि जिसके पास सच है वो भगवान का चुना हुआ है, तो हम सच को गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप सच्चे होंगे, तभी तो कहते हैं ना कि भाई अगर सच बोलोगे तो भगवान के पास जाओगे, झूठ बोलोगे तो राक्षस के पास, शैतान के पास। यही बात यहाँ पर पूरे इस सेंटेंस के अंदर बताई गई है। दोबारा पढ़ोगे तो आपको और समझ में अपने आप आएगा कि हाँ ये बातें ऐसे लिखी हुई हैं। मैं रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाती है। इसके बाद में आगे फ्रांसिस बैकन लिखते हैं, द पोइट डेट ब्यूटिफाइड सेक्ट, कि एक कवि जो ब्यूटीफाई करता है द सेक्ट, सेक्ट वही सेक्टर यानी कि समूह या फिर धारा, डेट वुड अदरवाइज इंफीरियर टू द रेस्ट, जो कम है, सेड येट एक्सीलेंसी वेल, अति सुंदर। इट इज़ ए प्लेजर टू स्टैंड अपॉन, अब ना यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा कि अगर आप सच पे होते हो तो सच में रहकर आप क्या चीज़ फील कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रांसिस बैकन लिखते हैं कि द पोइट डेट ब्यूटिफाइड द सेक्ट डेट वॉज ओवरव्यू इनफीरियर टू द रेस्ट, क्योंकि एक कवि जिसने बहुत ही क्या खूब लिखा है, ऐसे बता रहे हैं कि किसी ने क्या लिखा है, जो कवि जिस प्रकार से कोई पोइट्री लिखता है या कुछ चीज़ें लिखता है उससे भी अच्छी चीज़ें होती है सच के अंदर। कैसे? इट इज़ ए प्लेजर टू स्टैंड अपॉन शोर, मान लीजिए कि आप समुद्र के किनारे पर खड़े हो, इट इज़ प्लेजर, और ये बात आपको सुख देती है। इट इज़ ए प्लेजर, यह सुख है, ये आनंदित है, ये चीज़ आनंद देती है, सुख देती है। टू स्टैंड अपॉन ए शोर, किनारे पर खड़े होना, एंड सी शिप्स, और जहाज़ों को देखना, टोस्ट, टोस जो जुलसते हैं, डोलते हैं, अपॉन द सी, समुद्र के अंदर। मतलब कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो और आगे समुद्र में तूफान आया हुआ है, किश्तियाँ जहाज डोल रहे हैं, डगमगा रहे हैं, काफ़ी डरावना सीन है, बट ये आपको सुख देता है, सुकून देता है कि आपको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, आप तो दूर रह के सिर्फ मज़े ले रहे हो। जिस प्रकार से मूवी के अंदर कोई डरावना सीन है, हम तो यहाँ पे बैठे हैं, हमें डर भी लगता है, बट उसको इन्जॉय करते हैं हम, यार मज़ा आ रहा है। सामने वाले पे क्या हो रहा है हमें कोई लेन देना नहीं है, तो इस चीज़ के अंदर हमें एक प्लेजर मिलता है, सुख मिलता है। ठीक है, एक तो ये सुख हो गया। दूसरा, ए प्लेजर टू स्टैंड इन विंडो, कि एक सुख, मान लीजिए कि आप एक खिड़की के अंदर खड़े हुए हो, विंडो किसकी है? विंडो ऑफ कासल, एक किले की। आप किला है, किले के बिल्कुल वो टॉप पे कोई विंडो है, वहाँ पर खड़े हो, एंड सी, और देख रहे हो बैटल, युद्ध को, एंड एडवेंचर्स, जो कि साहसिक घटनाएं वहाँ पे घटित हो रही हैं, देर फॉर बिलो, नीचे। इसका मतलब कि जैसे फिल्म के अंदर कोई लड़ाई चल रही है, काटा मारी हो रही है, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हम तो सिर्फ दूर से लेकर मज़े ले रहे हैं, वो आनंद आता है उस चीज़ को देखकर। दो कंडीशन बताई कि समुद्र के बाहर खड़े होकर अंदर उठे हुए तूफान, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉरर से भरा हुआ है, बट बाहर रहकर हमें एक आनंद मिलता है। ठीक है। दूसरा कि नीचे लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहे हैं, और आप अनइफेक्टेड रहकर, दूर रहकर युद्ध में सिर्फ मज़ा ले रहे हो। But no pleasure is comprehensible to the standing upon the vantage ground. vantage ground यानी कि सर्वोच्च स्थान ऑफ ट्रुथ। अब यहाँ पे फ्रांसिस बैकन ने क्लियर बता दिया कि जो मज़ा, जो आनंद, जो प्लेजर, जो हैप्पीनेस आपको सच के स्थान पर खड़े होकर मिलती है ना, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। अभी दो ऊपर एग्जाम्पल दिए इसने कि आप समुद्र के बाहर खड़े हो तो आपको आनंद मिलता है, युद्ध चल रहा है आप किले पर खड़े होकर उसको आनंद ले रहे हो, बट जो सच में रहकर जिस चीज़ों का आनंद आता है ना,
वो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। अब आपको समझ में आ गया। किसने कहा था, किसी पोइट ने कहा है, अच्छे से कहा है कि आप समुद्र के बाहर खड़े हो, अंदर बाहर खड़े होकर आनंद ले रहे हो, किले के बाहर खड़े हो, किले के ऊपर खड़े हो, युद्ध का आनंद ले रहे हो, बट जो सच का आनंद है ना, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। देखा है ना यहाँ पर, इज नो प्लेजर इज कॉम्परेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द वेंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। आगे ब्रैकेट के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, बताया गया कि ये ट्रुथ का कैसे है, कौन सी स्टेज पर है। ए हिल, ये सच की एक ऐसी पहाड़ी है, ए हिल है, नॉट बी कमांडेड, जिसको आदेश नहीं दिया जा सकता, कमांड नहीं दे सकते आप, कैसे नहीं कह सकते कि मेरे को सच के अंदर जाना है। एंड वेयर द वेयर इज ऑलवेज क्लियर एंड सीरीन, और ये जो पहाड़ी है सच की, यहाँ पर हवा बिल्कुल साफ और शांत है। कहने का मतलब कि जो बंदा सच के अंदर आता है ना, तो वो सच कैसा होता है, सच क्लियर होता है, सीरीन इन बिल्कुल शांत होता है। एंड टू सी द एरर, फिर आप उस पहाड़ी पर खड़े होकर, अगर आपके अंदर सच आ गया ना, और आपने सच, आप सच वाली पहाड़ी पर खड़े हो, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है कि उसके अंदर आपको किस प्रकार का मज़ा आनंद आप ले सकते हो, उस पहाड़ी पर खड़े होकर टू सी द एरर्स, दूसरे लोगों की गलतियां देखना, क्योंकि जब आप सच जान जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, उनकी गलतियों को देखना, एरर्स को देखना। एंड वंडरिंग, अब वंडरिंग होता है घूमना, यानी कि भटकाव, कि किस प्रकार से लोग भटके हुए हैं। एंड मिस्ट, यानी कि धुंध, यानी कि उनका जो धुंधलापन है। एंड टेम्पेस्ट, यानी कि तूफान, उनकी जिंदगियों में जो तूफान उठे हुए हैं झूठ के चलते हुए, उनको देखना। इन द वेल, घाटी, बिलो, नीचे। मतलब जब एक बार इंसान सच की पहाड़ी पर चढ़ जाता है, सच को पा लेता है, तो फिर वो देखता है कि किस प्रकार से जो लोग सच को नहीं जानते, किस प्रकार से वो भ्रम के अंदर है, भटकाव के अंदर है, कैसे धुंधलापन है, कैसे उनकी जिंदगियों के अंदर तूफान उठे हुए हैं। ये तब देख सकते हो जब आप रियलिटी के अंदर सच को पा लेते हो। सो ऑलवेज डैट दिस प्रोस्पेक्ट बी पिटी, बट अब यहाँ पे एक बात ऐड कर दी बैकन ने, कि अगर आप सच को जान लेते हो तो फिर ये नहीं कि आप मजा लो सामने वाले लोगों को दुख के दर्द के अंदर देखकर, फिर आपका एक फर्ज बनता है कि आप उन पर दया दिखाओ, पिटी दिखाओ। एंड नॉट विद स्वेलिंग और प्राइड, बल्कि आपके अंदर इस बात की प्राइड, स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैंने सच को पा लिया, मुझे पता है कि सच क्या है। शॉर्ट के अंदर कहा जाए तो फ्रांसिस बैकन कह रहे हैं कि मुझे सच पता है, इस बात का घमंड आपको नहीं होना चाहिए। सर्टनली, निश्चित ही, इट इज़ ए हेवन अपॉन द अर्थ, और ये चीज़, मतलब अगर किसी को सच पता है, जो सच को जानता है, ये ऐसा है जैसे कि इस धरती पर स्वर्ग, इट इज़ ए हेवन अपॉन द अर्थ। टू हैव ए मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी, जिसके चलते, जिसको सच का पता चलता है तो वो इंसान थोड़ा बहुत चैरिटी भी दिखाता है, दया भाव दिखाता है। रेस्ट इन प्रोविडेंस, ईश्वर की देखभाल करता है। एंड टर्न अपॉन द पोल ऑफ ट्रुथ, और सत्य के आधार पर चलता है। ये पूरे स्टेंजा को मैं एक आपको रियल एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए कि भाई मुझे पता है कि सच क्या है, शायद देखो कोई, मैं कोई प्राइड, कोई घमंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को पढ़ता हूँ, मैं तो मानता हूँ। मुझे पता है कि भाई जॉब कैसे लगा जा सकता है, हार्ड वर्क करके, वो हार्ड वर्क की तो मैं कर रहा हूँ। ये मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ता हूँ। मुझे पता है कि भाई एक ही काम है, जब तक मैं टेक्स्ट को नहीं पढ़ूंगा, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगा, समझूंगा नहीं, एमसीक्यूज, समरी, प्रैक्टिस सेट, ये सारी सेकेंडरी पर चीज़ें हैं। टेक्स्ट को पढ़ा नहीं, लाइन टू लाइन पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं, मतलब उसको गहराई से समझा ही नहीं, तो भाई अकेली समरी, अकेला एमसीक्यूज क्या करेंगे। इस चीज़ के चलते मैं एक बिलीफ मानता हूँ, वो है सच, यानी कि मेहनत करना, और मैं मेहनत करता हूँ। अब मान लो कि मुझे इस सच का हो गया ज्ञान और मुझे पता है, अब जो बातें यहाँ पर बैकन ने कही कि सच का ज्ञान होने पर ऐसा नहीं कि फिर लोगों को दुख तकलीफ में देखो, इसलिए मैं देखना नहीं चाहता किसी को कि आप लोग, मैं देखूं कि देखो कैसे ओनली एमसीक्यूज कर रहे हैं, कैसे ये समरी कर रहे हैं, इनका तो सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, ये चीज़ मेरे को आनंद नहीं देती। ये बात फ्रांसिस बैकन ने भी लिखी और मेरी लाइफ में रियल में ये चीज़ है। बल्कि मेरे अंदर एक दया, एक पिट्टी आती है कि यार चलो मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरा जो होना था वो तो हो गया, तो मेरे इसके जरिए क्यों ना मैं कुछ लोगों का भला कर दूँ। ये वही पिट्टी है जो फ्रांसिस बैकन चाहता था।
देखो लिटरेचर कोई अलग से थोड़ी है, हमारी चीज़ों को जोड़कर बता रहा है। और ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, फ्रांसिस बेकन बोल रहे हैं। यार बात तो सही है। रियल लाइफ में हो सकता है कि आप लोग भी ऐसे हों। आप में से बहुत से लोग जब इस सच को मान लेते हैं तो उनकी हेल्प करते हैं। अब बात आती है उन लोगों की जो करते नहीं हैं, उन्हीं के खिलाफ ये है। ऐसे अगर आप लोग भी ऐसे हो ना, जैसे ये आपने सुन लिया, आपको पता है कि यहाँ पे मैटर मिल रहा है, आप लोगों को पता है कि वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। अगर ये चीज़ जानने के बावजूद आपको ये सच पता चल गया और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ये सोच कर नहीं करते हो कि कहीं अगले वाला सामने आगे ना निकल जाए, तो फिर फ्रांसिस बेकन की नज़र के अंदर आप वही हो जो सच की चोटी पर तो खड़े हो, बट सामने दूसरे लोगों का मजा ले रहे हो कि भाई देखते हैं इसके नंबर आते हैं कि नहीं आती, ये जॉब में क्वालिफाई कर पाता है कि नहीं कर पाता। बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इसलिए वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ठीक है, जाने अनजाने जैसा भी किसी का भला हो सके। और ये चीज़ फ्रांसिस बेकन लिखते हैं कि ये धरती पर स्वर्ग के जैसा है। इसलिए मेरे को 1% भी बोरी तो होती नहीं है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है यार बढ़िया है, मतलब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें इतना कुछ सीख लिया। ये मेरे लिए धरती पर स्वर्ग के जैसा ही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं। और रियलिटी में फ्रांसिस बेकन की ये बातें मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में ये बातें बिल्कुल सही सही बैठ रही हैं। और यही तो बात थी जब हमने स्टार्टिंग में अंदर पढ़ा था कि फ्रांसिस बेकन अपने टॉपिक को एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल के जरिए समझाते हैं रियल लाइफ में, और रियल लाइफ में ये बात फिट हो रही है। तो 100% जो बातें बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर थी वो रियल लाइफ के अंदर है। ये बात मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ, पता नहीं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलिए आगे। आगे फ्रांसिस बेकन लिखते हैं कि टू पास थ्रू थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल ट्रुथ। अभी हमने थियोलॉजिकल ट्रुथ को देख लिया, फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख लिया। जैसे हमने देखा था ना कि ऐसे को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ट्रुथ को थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख लिया। अब बात करेंगे टू द ट्रुथ ऑफ सिविल बिजनेस। टू द ट्रुथ ऑफ सिविल बिजनेस यानी कि आम नॉर्मल जिंदगी के अंदर सच किस प्रकार से काम करता है। इट विल बी एक्नॉलेज्ड, ये स्वीकार किया जाता है, सच को स्वीकार किया जाता है। इट की जगह पे मैं अगर मैं ट्रुथ लिख लूँ तो सेंटेंस बढ़िया बन जाएगा। जैसे कि मैं ये बोल सकता हूँ, ट्रुथ विल बी एक्नॉलेज्ड, कि ट्रुथ को, सच को स्वीकार किया जाता है, इवन बाय दोज, उन लोगों के जरिए, डैट प्रैक्टिसाइज इट नॉट, मतलब कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो लोग भी ये बात मानते हैं कि सच अच्छा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चोर भी ये कहे कि चोरी करना गुनाह है। ये बात यहाँ पर फ्रांसिस बेकन लिख रहे हैं। इट विल बी एक्नॉलेज्ड बाय, इट विल बी एक्नॉलेज्ड इवन बाय दोज दैट प्रैक्टिसाइज इट नॉट, दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज द ऑनर। क्योंकि सच कैसा होता है, सच क्लियर होता है और राउंड डीलिंग होता है, स्पष्ट होता है, निष्पक्ष व्यवहार वाला। और ये चीज़ ही ऑनर बनती है, सम्मान बनती है ऑफ मैनर्स, मैंस नेचर, इंसान के नेचर का। पूछा जाए कि इंसान मैंस के नेचर का ऑनर क्या है, तो क्लियर एंड राउंडिंग ट्रुथ, कि सच जो कि क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, डीलिंग होता है, राउंड डीलिंग होता है। एंड दैट मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज लाइकली अलॉय इन कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो आगे फ्रांसिस बेकन लिखते हैं कि फिर भी लोग अपनी आम जिंदगी के अंदर छोटा मोटा मिक्सचर कर देते हैं झूठ का, फॉल्सहुड का। और वो इस प्रकार से होता है जैसे कि अलॉय, अलॉय इन कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जैसे कोई गोल्ड का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का, उसके अंदर कोई तीसरी धातु या दूसरी धातु मिला दी जाए। गोल्ड के अंदर जैसे तांबा मिला दो, उसका जो थर्ड बन के निकलता है, जो नेक्स्ट पार्ट प्रोडक्ट बन के निकलता है, उसे हम अलॉय कहते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है, सच, और जो तांबा है वो क्या है, झूठ, और जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा वो है अलॉय। तो झूठ के अंदर थोड़ा सा तड़का किसी और चीज़ का लगाया जाता है, झूठ का सच के अंदर, विच मे मेक द मेटल वर्क द बेटर। अब जैसे ही आप, जैसे कि अलॉय, जैसे कि जो धातु है, सोना है, सोने के अंदर तांबे को मिला दिया, ये चीज़ उस मैटर को काम करने में और बेटर बना देती है। विच मे मेक द मेटल वर्क द बेटर, कि वो धातु और अच्छे से काम करती है,
जैसे सोने के अंदर तांबा मिला दिया, क्योंकि प्योर गोल्ड क्या होता है, मुलायम होता है, इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता। बट इट एम्बेस्ड इट, अब एम्बेस्ड क्या होता है, नीच बना देना। बट ये जो सोने के अंदर आपने तांबा मिला दिया, ये इसको स्ट्रॉन्ग तो कर देगा, बेटर बना देगा, काम तो अच्छे से करेगी, बट इसको नीच बना देगा, इसका मूल्य गिरा देगा, इसका अंदर से जो भाव है वो गिरा देगा, क्योंकि अब ये सोना नहीं है, इसके अंदर तांबा मिला हुआ है। एग्जाम्पल देख के समझाया है बढ़िया तरीके से कि झूठ भी कुछ इस प्रकार का ही है कि झूठ आपकी बातों को स्ट्रॉन्ग तो कर देता है, बट आपकी नैतिकता का, आपके अंदर जो नैतिकता है, मोरालिटी है, उसका पतन कर देता है। फिर आप प्योर गोल्ड नहीं रहते हो, भले आप वैसे स्ट्रॉन्ग दिखते हो। फॉर दीज वाइंडिंग एंड क्रुक्ड कोर्सेस आर द गोइंग्स ऑफ द सरपेंट। अब जो लोग झूठ बोलते हैं ये उस सांप के जैसे होते हैं जो वाइंडिंग और क्रुक यानी कि घुमावदार और टेढ़े रास्ते होते हैं। यानी कि झूठ बोलने वाले लोगों के रास्ते या फिर झूठ के रास्ते कैसे होते हैं, सांप के जैसे मुड़े हुए, घुमावदार और टेढ़े होते हैं। which goes basely upon the valley and not upon the fit। जिस प्रकार से जो सांप होता है वो हमेशा अपने पेट के बल रेंग कर चलता है, वैली पेट, नॉट फिट पैरों पर नहीं चलता। तो कहने का मतलब कि झूठे जो लोग होते हैं वो कभी भी सोसाइटी के अंदर अपना सिर ऊंचा करके जी नहीं सकते। एग्जाम्पल तो बढ़िया दिया है, सांप का एग्जाम्पल दिया कि झूठ को फॉलो करने वाले लोग झूठ के रास्ते सांप के जैसे होते हैं और उसके जो लोग हैं वो सांप जैसे होते हैं जो सिर्फ रेंग रेंग कर चलते हैं, कभी सिर उठाकर जीत नहीं सकते क्योंकि वो लोग झूठे हैं। कहने का मतलब जैसे कोई झूठा व्यक्ति है, क्या वो समाज के अंदर अपना इज्जत के साथ में सिर उठा के जी सकता है? नहीं। देर इज नो वाइस, देर इज नो वाइस, वाइस होती है दुष्टता या फिर अवगुण, ऐसा कोई अवगुण है ही नहीं। डैट डू सो कवर ए मैन विद शेम, जो इंसान को शर्म से भर दे। ऐसी कोई दुष्टता, ऐसा कोई पाप नहीं है जो इंसान को शर्म से भर दे। एज टू बी फाउंड फॉल्स एंड प्री परफिडियस, परफिडियस यानी कि झूठा और विश्वासघाती। मतलब कि जो दुष्टता, जो पाप झूठ बोल के आता है या किसी के साथ विश्वासघात करके आता है, उससे जो शर्म मिलती है ना, ऐसी शर्म और कहीं है ही नहीं। तो कहने का मतलब जो झूठ होता है या फिर जो विश्वासघात होता है उसके अंदर जो पाप जो होती है उससे शर्म आती है, वो सबसे उच्च लेवल की शर्म उसी बात के अंदर होती है। सबसे बड़ा पाप यही है, झूठ बोलना। एंड देयर फॉर मॉन्टेंग, तो अब रेफरेंस आया मॉन्टेंग का, यानी कि जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एसे, फ्रांसिस बैकन के गुरु भी आप कह सकते हो क्योंकि इन्हीं से पढ़ पढ़ के इन्होंने सीखा। तो ये थे इनके इंग्लिश के अंदर, लिटरेचर के अंदर, फादर ऑफ एसेस मॉन्टेंग। सेथ यानी कि सेड, आज का सेड सेकंड फॉर्म से की, सैड प्रिटिली, कि जिस प्रकार से मॉन्टेंग ने काफ़ी प्रिटिली सुंदर तरीके से कहा है, तो मॉन्टेंग ने क्या कहा है आगे बताया जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे इस अगले वाले स्टेंजा के अंदर है। वैन ही इंक्वायर्ड, मॉन्टेंग ने ये तब बताया जब उन्होंने इंक्वायर किया, तलाश किया, रीज़न, उस रीज़न को, वाई द वर्ड ऑफ द लाई शुड बी सच एज डिस्ग्रेस एंड सच एन ओडियस चार्ज, कि भाई झूठ को इतना कलंकित क्यों माना जाता है, इतना घृणित आरोप क्यों लगाया जाता है झूठ पर। तो जब मॉन्टेंग ने इस बात की तलाश की, इंक्वायरी की, तो उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया, ये लास्ट पैरा, सेथ ही यानी कि सैड ही। तो मॉन्टेंग ने ये कहा, इफ इट वेल वेड, अगर इसको अच्छे से तोला जाए, नाप तोल, गहराई में जाया जाए, किसकी गहराई में, झूठ की। इफ इट विल वेल वेग्ड, अच्छे से तोला जाए, वेग किया जाए, गहराई में जाया जाए, निरीक्षण किया जाए। टू से डैट ए मैन लाए, जो इंसान झूठ बोलता है, इज एज मच टू से एज टू ही ब्रेव टुवार्ड गॉड, झूठ बोलने वाला व्यक्ति भगवान के सामने भी बहादुरता दिखाता है। मतलब कहने का मतलब कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति को भगवान से भी डर नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। एंड ए कॉवर्ड टुवर्ड मैन, बल्कि वो डरता है कि कहीं इंसान को पता ना चल जाए
कहने का मतलब झूठ बोलने वाला व्यक्ति भगवान से नहीं डरता कि वो झूठ बोल रहा है, बल्कि इंसान से डरता है। जैसे एक बच्चा भगवान को कहता है कि हे भगवान, मेरी मम्मी को पता ना चले कि मैंने झूठ बोला। पर उसे फर्क नहीं पड़ता कि भगवान को पता चला कि नहीं चला, बट वो ये डर से डरता है कि उसकी मम्मा को पता ना चले। जैसे आप लोगों के पास कितने झूठ हैं, बहुत सी चीज़ें झूठी होंगी। अगर आपके अंदर ये डर हो कि भगवान को पता चल जाएगा, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो शायद फिर आप झूठ ना बोलो। बट आप झूठ को इसलिए छुपाते हो कि सामने वाले किसी को पता ना चले। अब रियल लाइफ में भाई रियल बिल्कुल 100% बात ये सच है, बात तो सही है। अगर झूठ बोलने वाला, क्योंकि उसे लगता है कि इंसानों को पता ना चले, बाकी तो चल जाएगा, मतलब भगवान की कोई टेंशन नहीं लेता। तो ये बात मॉन्टेंग ने कही, ठीक है। फॉर ए लाई फेसेस गॉड। आगे मॉन्टेंग कहते हैं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति गॉड का सामना कर लेता है, फेस गॉड, एंड श्रिंक, संकुचित हो जाता है या कतरा जाता है, फ्रॉम मैन, कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति भगवान का सामना कर लेता है, इंसान का नहीं कर पाता। श्योरली द वीकेंडनेस यानी कि दुष्टता, ऑफ फॉल्सहुड एंड ब्रीच ऑफ फेथ। ब्रीच ऑफ फेथ क्या होता है? विश्वासघात करना। कि जो झूठ की और विश्वासघात की जो दुष्टता है ना, वीकेंडनेस, कैन नॉट पॉसिबली बी सो हाईली एक्सप्रेस्ड। उस चीज़ को ऐसे बढ़ा चढ़ा के शानो शौकत के साथ में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, एज इन डैट इट शैल बी द लास्ट पील टू कॉल जजमेंट ऑफ गॉड अपॉन द जनरेशन ऑफ मैन। कि जब वो दिन आएगा, जजमेंट का दिन आएगा, जब भगवान आपसे पूछेगा ना कि तुमने ज़िंदगी में क्या किया, तब आप झूठ की और विश्वासघात की जो दुष्टता है उसे ऐसे बढ़ा चढ़ा के बता नहीं सकते, क्योंकि तब आपको डर लगेगा कि आपने क्या किया है। इट बीइंग फोर टोल्ड, ये बात पहले बताई गई थी, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ऐसी बातें सृष्टि में, कायनात में लिखी हुई है। डैट व्हेन क्रिस्ट यानी जीसस क्राइस्ट कम, तब आएंगे, जब जीसस क्राइस्ट आएंगे, ही शैल नॉट फाइंड फेथ अपॉन द अर्थ, कि वो भी इस संसार पर सच को नहीं ढूंढ पाएंगे, यानी कि पूरा संसार झूठ के अंदर घिर चुका होगा, लोग बहुत पापी हो चुके होंगे। यहाँ पे आके इस ऐसे को ये एंड करते हैं। अब शॉर्ट समरी इसकी देखो, आपको ना यहाँ पर कुछ बातें अब समझ में आ सकती हैं जो ऊपर से। अब आप ये बात समझ सकते हो, देखो, क्योंकि पढ़ने के बाद में पता चलता है कि हाँ ये बातें थी। जैसे हमने ये बात की थी ना कि ये ऐसे रिफ्लेक्टिव है, कि बैकन इसमें मेडिटेट करते हैं, देखो गहराई में बात की है ना उन्हें, ये बताया कि इंसान की लाइफ के अंदर वैल्यू क्या है, मीनिंग क्या है, रोल क्या है सच का, ये बता दिया ना। किस प्रकार से ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम झूठ का यूज़ करते हैं, सच को कैसे निगलेक्ट करते हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्टिव है। आर्ग्यूमेंटेटिव कैसे है? अभी तर्क दिए ना इसने, लॉजिक लगा के, एग्जाम्पल दे के, कुछ रिलीजियस रेफरेंसेस भी दिए हैं, इसलिए ये ऐसे के अंदर जो इसका नेचर है वो रिफ्लेक्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव है। और थ्री कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से थे? यहाँ पे थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट था, दिखाया ना, कि जो सच है वो गॉड से एसोसिएट है, जीसस क्राइस्ट की बात की गई है कि किस पर वो लाइट का काम करते हैं इंसान के लिए। फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट दिखाया, कुछ रेफरेंसेस जो आए प्लेटो और अरिस्टोटल के, जो पोइट्री की बात कर रहे थे पुराने, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली यहाँ पर रेफरेंसेस लिए गए हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट वाली बात जो लास्ट के अंदर की गई। अब स्टाइल की बात, एफोरिस्टिक स्टाइल क्यों है? देखो बातें, सेंटेंस बड़े बड़े थे, बीच में फ्रेज थी, और फ्रेजेस के अंदर गहराई वाले मीनिंग थे, जिनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एक दिमाग रूप से तैयार होना पड़ता है। कंडेंस और प्रिसाइज, कितनी बड़ी बातें जिस पर आप बड़े बड़े लेक्चर दे सकते हो, कितना मर्जी बोल सकते हो इसको समझाने के लिए, बट एक कॉन्शियस कंसाइज वे में यहाँ पर बताया गया है। एल्यूजन्स, मेटाफर, लैटिन फ्रेज यूज़ किए, आपको बता ही दिए। अच्छा एक बात और यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्टिव, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि भाई फ्रांसिस बैकन सब्जेक्टिव हो रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, वो जस्ट ऑब्जेक्टिव रहकर बात को एनालाइज कर रहे थे। और देखो कितना प्यार से समझाया है, जस्ट उपदेश भी नहीं दिए कि सच को बनाओ, सच को ये करो, सच को ऐसे, मतलब जैसे उपदेश दिए जाते हैं, उपदेश भी नहीं दिए, डांट फटकार भी नहीं लगाई, पूरा हर एक चीज़ अच्छे से वेल मेंटेन करके समझा दिया। इसीलिए तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। चलिए अब हम देखते हैं समरी।
और लास्ट हमारा रहेगा कंक्लूजन। अब आपको समझ में आएगी समरी क्या होती है। इन ऑफ ट्रुथ, इस ऐसे के अंदर फ्रांसिस बैकन एक्सप्लोर करते हैं वाई पीपल ऑफन प्रेफर लाई टू ट्रुथ, कि लोग सच के बजाय झूठ बोलना क्यों पसंद करते हैं। एक तो इस बात को यहाँ पर एक्सप्लोर किया। ही आर्ग्यू ही आर्ग्यूज दैट लाई गिव टेम्पररी प्लेजर, फिर वो इस बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो झूठ है वो टेम्पररी प्लेजर देता है, बट ट्रुथ ऑफर लास्टिंग पीस एंड क्लैरिटी। यूजिंग रिलीजियस, philosophical and social references, Bacon presents truth as a divine and moral virtue essential for personal integrity and social stability. Conclusion क्या है? फ्रांसिस बैकन कंक्लूड दैट ऑल्दो लाई में अपीयर अट्रैक्टिव, कि भले ही झूठ देखने में अट्रैक्टिव लगता है, ट्रुथ अलोन प्रोवाइड्स डिग्निटी, बट सच अपने आप में आपको डिग्निटी प्रोवाइड कर सकता है। मोरल स्ट्रेंथ, जो ट्रुथ है वो आपको प्रोवाइड करता है डिग्निटी, मॉरल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल पीस, कि झूठ देखने में अट्रैक्टिव लगता होता है झूठी चीज़ें, बट जो आपको डिग्निटी मिलनी है, मॉरल स्ट्रेंथ मिलनी है, स्पिरिचुअल पीस मिलनी है, वो मिलेगी सच से। ट्रुथ ओरिजिनेट फ्रॉम गॉड, जो सच है वो गॉड से बनता है, एंड लीड ह्यूमैनिटी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जो कि इंसानियत को अंधकार से प्रकाश में लेके आता है। द ऐसे अल्टीमेटली अफर्ट्स डैट, अंत में ऐसे इस बात पर जोर देता है, ट्रुथ इज द फाउंडेशन ऑफ ए मीनिंगफुल एंड एथिकल लाइफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।